खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 11 उत्परिवर्तन। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 11 परिवर्तन। लियू जिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और यहाँ तक कि प्रोफेसर हान भी भौहें चढ़ा बैठे। जो लोग समझते हैं वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं और जो नहीं समझते हैं वे खिड़की से बाहर देखते हैं, कहाँ कुछ है। मैं गलत था। सू वोहुई ने पीछे मुड़कर देखा, उसे पहले ही वह उत्तर मिल चुका था जो वह चाहता था। लियू जिया घबराहट की स्थिति में थी और प्रोफेसर हान ने उसे आश्वस्त करते हुए कंधे पर थपथपाया। फिर आ रही है दमघोंटू रात। इस बार अंधेरा पहले की तुलना में तेजी से आया, लगभग तुरंत दिन से रात में बदल गया। ट्रेन सन्नाटे में डूब गई और सभी आवाजें कम हो गईं। हालांकि ये केवल कुछ मिनटों के लिए शांत था। ट्रेन के 10 सेकंड से अधिक समय तक जोर जोर से हिलने के बाद एक ही समय में आगे और पीछे के डिब्बों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और तीसरी श्रेणी की गाड़ी से जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। वे अंदर आ रहे हैं। लियू जिया रो पड़ी। घबराओ मत, यह एक इंसान की आवाज है। प्रोफेसर हान ने आवाज उठाई, हर कोई इधर उधर न घूमे, पहले आगे और पीछे के दरवाजे बंद कर दे। प्रोफेसर हान और लियू जिया ने सामने के दरवाजे पर मेज और कुर्सियां पकड़ रखी थी और यान जियायू ने भी एक मेज को पीछे के दरवाजे पर खींच लिया। जब कदम अव्यवस्थित थे तो गाड़ी में मांस के फटने और निगलने की आवाज आ रही थी। जू वो अवचेतन रूप से रुक गया और अगले सेकंड में उस स्थान पर पहुंच गया जहां से आवाज आई थी, लेकिन इस समय कोई उससे तेज था और यान जिया मछली की हवा की तरह उसके पास से गुजर गई। और फिर ली फी चिल्लाए। ली फी की मृत्यु नहीं हुई। उसने सख्त संघर्ष करते हुए यान जियायू को लात मारी, लेकिन ये यान जियायू का टूटा हुआ टेबल पैर था जो उसके पेट में घुस गया, जिससे उसके पेट में एक बड़ा छेद हो गया और उसे अंदर कुछ महसूस हुआ। जब प्रवाह बाहर आया, वह 2 कदम लड़खड़ाया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसी समय जूवो ने यान जियायू को पकड़ लिया जो पीछे हट रहा था और बोलने ही वाला था कि अचानक तीसरी श्रेणी की सीट की रोशनी आ गई। बूम बूम बूम, कांच के टूटने की आवाज करीब से सुनाई दी, लेकिन एक पल में रोशनी फिर से बंद हो गई और पलक झपकते ही जूवो ने अभी भी कांच की खिड़की के बाहर पड़े राक्षस को स्पष्ट रूप से देखा। ये पता चला है कि रात में अशांति इन राक्षसों की कार पर चढ़ने की गतिविधि है। इस समय अनगिनत बदसूरत और विकृत चेहरे कांच पर बेरहमी से चिपकाए गए हैं और मानवीय अनपीले और पतले हैं। यान शिशी, जिसके सिर पर बड़ी बड़ी धसी हुई आंखें हैं, गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को ताकत और स्तब्धता के साथ घूर रहा था। उसके मुंह से लार लटक रही थी। वह जाने के लिए तैयार था, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। हालांकि संकेत पहले से ही वहां है। बूम, प्रकाश की चमक ने खिड़की के बाहर के राक्षसों को जगा दिया और कांच टूट गया, लेकिन जो अंदर आया वह ट्रेन द्वारा लाई गई हवा नहीं थी, बल्कि कुछ राक्षस थे। लैंडिंग की धीमी आवाज अलग अलग दिशाओं से आई और साथ ही चीखें भी सुनाई दी। विकसित लोगों की सुनने की क्षमता तीव्र होती है। शोर के बीच जूवो ने घसीटने और फाड़ने की आवाज सुनी। ली फी, जो उसके बगल में थी, चिल्लाई भी नहीं। उसके चीखने का समय मिलने से पहले ही उसे घसीटकर दूर ले जाया गया और भयावह आवाज पहले के तारांकन 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 खिलाड़ियों से अलग लग रही थी। क्या बकवास है। एक के बाद एक भयावह चीखें सुनाई देने लगी। कार में अफरा तफरी मच गई और तेजी से उठती खून और दुर्गंध की गंध हवा में फैल गई। जो वो पीछे के दरवाजे की ओर चला गया, अपनी ओर आ रहे बल को रोकने के लिए मेज को हाथ से पकड़ लिया। हवा और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वह मेज के साथ कार से टकरा गया। हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। वह पीछे हट गया और बैठ गया और राक्षस के नाखून धातु पर खरोंच गए, जिससे चीखने की आवाज आई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने मेज उठाए और उस राक्षस को नीचे गिरा दिया जो उस पर दबाव डाल रहा था। यान जियायू उसके बगल में था और उसने बिना किसी गलती के टूटे हुए टेबल पैर से राक्षस को छेद दिया। पूछी की आवाज आई। मुझे नहीं पता कि यह राक्षस को कहाँ लगी। उस चीज के एक अजीब और पतली झिझक के बाद वह मेज के पैरों को खींचकर खिड़की की ओर भाग गई। सू वो वहां जा रहा था और अचानक गाड़ी के शीर्ष पर एक धमाका हुआ। एक धमाके के साथ हवा का एक झोंका उसके कंधे से गुजर गया। विकासवादी की गति सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है और जूहू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह तुरंत पलटा और प्रतिद्वंद्वी का टखना पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी शक्ति ने उसे लात मारकर बाहर कर दिया और जब उसे लगा कि राक्षस उसका पीछा कर रहा है तो वह जमीन पर लुढ़क गया और अपने बगल में उल्टी हुई मेज और कुर्सी को लात मारकर बाहर फेंक दिया। राक्षस ने खुद को टेबल के पैर से चिपका लिया, चिल्लाया और जमीन पर संघर्ष करने लगा। हालांकि राक्षस रोशनी से चौंक गए थे, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि वे लगातार खून की गंध सूंघकर अंदर नहीं आएंगे। सू वो ने यान जियायू पर चिल्लाया, खिड़कियों को एक साथ बंद कर दो। यान जियायू उसके ठीक बगल में था। ये सुनकर उसने तुरंत मेज को उठाने में उसका सहयोग किया और उस पर चिपके हुए राक्षस के साथ उसे खिड़की की ओर धकेल दिया और कांच में छेद को अवरुद्ध करने के लिए मेज का उपयोग किया। जैसे ही स्टील की प्लेट ने छेद को छुआ, उन दोनों पर दबाव अचानक बढ़ गया और बाहर फटने और निगलने का एक और विस्फोट हुआ और एक मजबूत बदबू हवा में बह गई। कार की खिड़की के बाहर के राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक बेचैन थे। जूवो और यान जियायू जाने नहीं दे सकते थे और यह स्पष्ट नहीं था कि कार में अभी भी कितने राक्षस थे। लियू जिया, गाड़ी में कितने राक्षस हैं? इस समय प्रोफेसर हान जोर से चिल्लाए। लियू जिया, जो इतनी डरी हुई थी, अपने होश में वापस आ गई, लेकिन कुछ ही सांसों के भीतर गाड़ी में मौजूद सभी लाशें गायब हो गईं और हर जगह चमकीले लाल घसीटे जाने के निशान देखे जा सकते थे। उन कीड़ों जैसे राक्षसों ने न केवल लाशें छीन ली बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। एक ही तरह के लोगों ने इसे एक साथ खाया और खून और आंतरिक अंगों ने खिड़की को लगभग ढक दिया। लियू जिया लगभग उल्टी कर रही थी। अवचेतन रूप से प्रोफेसर हान के पास गई, पीछे मुड़ी और देखा कि एक राक्षस उसकी ओर भाग रहा है। प्रोफेसर सावधान रहें। ह्यूमनॉइड चीज का मुंह एक अजीब चाप में खुल गया और पूरा मसूड़ा चिपचिपे तरल पदार्थ के साथ मुंह से बाहर निकल आया, जो प्रोफेसर हान की गर्दन के पीछे की ओर काट रहा था। अनुस्मारक सुनकर प्रोफेसर हान ने अपना शरीर झुकाया, लेकिन उनका कंधा अभी भी काटा हुआ था। तेज दर्द के साथ भारी दबाव भी था। उसे जमीन पर आधा घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि वह राक्षस के मुंह से बच नहीं सकता, इसलिए उसने राक्षस को अपनी पीठ पर लाद लिया। कार की खिड़की पर मारो। प्रोफेसर हान ने स्थिति का गलत अनुमान लगाया और आगे चढ़ने वाले थे, लेकिन इसी समय एक हाथ ने अचानक उनके कंधे को दबाया और फिर उसे बलपूर्वक खोलने के लिए राक्षस के दांतों के बीच की जगह में डाल दिया।
दूसरों को स्थिति का पता नहीं था, लेकिन लियू जिया ने देखा कि यह सैन्य वर्दी में बूढ़ा व्यक्ति था जिसने प्रोफेसर हान को बचाया था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसका भयंकर रूप उस राक्षस के समान था जिसे वह रोक रहा था। लियू जिया ने अपना मुंह ढक लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, कुछ बुदबुदाया और फिर राक्षस को अपनी बाहों में लेकर बाहर कूद गया। बहुत सारा खून बह गया। लियू जिया ने कांपते हुए कहा, जल्दी खिड़की बंद करो। बूढ़ा आदमी राक्षस को अपनी बाहों में लेकर बाहर कूद गया। प्रोफेसर हान, जो खिड़की के पास ही थे, ने टेबल पकड़ ली और उसे छेद से सटा दिया और अपनी पूरी ताकत से अपनी पीठ टेबल बोर्ड से सटा दी। जब तक टक्कर नहीं गुजरी तब तक उसने नहीं पूछा, क्या गाड़ी में ऐसा कोई राक्षस नहीं है? अब और नहीं। लियू जिया ने कार के चारों ओर देखा, उसकी आवाज रुंध गई। प्रोफेसर, हे यान चला गया है और लीफी एक तारांकन खिलाड़ी है। सु वो ने उत्तर दिया, अब कितने लोग बचे हैं? यान जियायु और मैं ठीक है। मैं ठीक हूँ। कोने से एक अधेड़ उम्र की महिला की कांपती आवाज आई। उसके बाद भारी मेकअप वाली एक महिला और वांग शियाहुई आई और वे तीनों काफी डरे हुए थे। ये यान बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गया, जिसने लियू जिया को अस्वीकार्य बना दिया। उसने असमंजस में कहा, शायद वह बूढ़े आदमी की तरह एक राक्षस बन गई है। राक्षस बन जाओ। सु वो ने तुरंत कहा, आपका क्या मतलब है? वह मुश्किल से अनुमान लगा सका कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि उसने बूढ़े व्यक्ति का आखिरी वाक्य भी सुना था। मैं अपनी पोती को फिर से देखना चाहता हूँ, और उसने सोचा कि दूसरे पक्ष के पास दूसरों को बचाने के लिए एक साथ मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बूढ़ा आदमी, जब उसने अभी प्रोफेसर हान को बचाया था, तो वह कुछ उन राक्षसों जैसा बन गया था। लियू जिया अचानक रुक गई और फिर भयभीत होकर बोली, हम सभी उस तरह के राक्षस नहीं बनेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 12 राक्षस। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 12 राक्षस। अपनी आवाज धीमी करो, अगर तुमने उन राक्षसों को फिर से चौंका दिया तो क्या होगा? अधेड़ उम्र की महिला उत्सुकता से चिल्लाए। वे चीजें ध्वनि पर प्रतिक्रिया नहीं करती प्रतीत होती हैं। यान जियायु ने कहा, कल हर कार में हलचल थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तीसरी श्रेणी की सीटों की लाइटें जलने के बाद हुआ था। ये पता चला है कि सवारी नियमों में रोशनी बंद करने का अर्थ यह है कि दूसरी श्रेणी की सीट ने बाद की चमक से कई राक्षसों को आकर्षित किया और तीसरी श्रेणी की सीट सभी बाहर चली गई होगी। क्या ये धोखा नहीं है? अधेड़ उम्र की महिला ने शिकायत की, ये किस तरह की टूटी हुई कार है? यदि आप इसे कहते हैं तो आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। ये स्पष्ट है कि हम मर जाएंगे। जो कोई भी रात में अंधेरे में बाथरूम जाने की हिम्मत करेगा, लाइट जरूर जलाओ। क्या वे राक्षस वास्तव में खिलाड़ियों द्वारा बदल दिए गए हैं? भारी मेकअप वाली महिला ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, एक अच्छा इंसान अचानक राक्षस कैसे बन सकता है? निगलने की खौफनाक आवाज गाड़ी के बाहर से आई, और यह अभी खत्म नहीं हुई है। एक खिलाड़ी बनकर कार पर चढ़ जाता है और आदमखोर खिलाड़ी से जी जान से लड़ता है, लगभग राक्षस बन जाता है और पेट में खा जाता है। राक्षस, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। गाड़ी एकदम खामोश थी। थोड़ी देर बाद जुहू ने कहा, लियू जिया, मेरा हाथ घायल हो गया है, आओ और मुझे उतरने में मदद करो। लियू जिया तेजी से आगे बढ़ी और जैसे ही उसने मेज को छुआ, उसका हाथ खींच लिया गया। जुहू ने अपनी हथेली पर चित्र बनाते हुए कहा, खिड़की के बाहर की चीजें ज्यादातर खिलाड़ियों द्वारा परिवर्तित की जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर खिलाड़ी वैसा ही बन जाएगा। वास्तव में लियू जिया को कहने की जरूरत नहीं है, उसने अभी जो देखा उसके आधार पर वह उन राक्षसों की असली पहचान का अनुमान लगा सकता है। उनकी शक्ल इंसानों जैसी होती है, लेकिन उनके हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे होते हैं, जैसे कि उनका 2 बार विकास हुआ हो। यद्यपि उनके शरीर सूखे हैं, परंतु गति और शक्ति असाधारण रूप से अद्भुत है, मूलतः एक विकसित मानव की तरह। मुझे लगता है कि यह वे नरभक्षी खिलाड़ी होंगे जिन्होंने कार में बैठने के बाद खाना नहीं खाया, वे उत्परिवर्तन करेंगे। इन सभी ने ट्रेन में खाना खाया है। समस्या यही नहीं है तो इसका संबंध नरभक्षी खिलाड़ियों की विशेष प्रकृति से हो सकता है। खरबूजे जैसी दिखने वाली महिला की मौत के बाद 3 लोग खाना खा रहे थे, और अगर उनमें कोई बूढ़ा आदमी नहीं था तो यही म्यूटेशन की कुंजी है। बूढ़ा आदमी नरभक्षी खिलाड़ी है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि उसने खाना नहीं खाया है? यान जियायु और भारी मेकअप वाली महिला ने एक के बाद एक सवाल पूछे। उसके कंधे पर काटने की दिशा, अगर किसी ने सामने से उस पर हमला किया तो उसे एक घाव छोड़ देना चाहिए। न केवल घाव, बल्कि गंध, कपड़ों का कपड़ा और यहाँ तक कि बालों की लंबाई भी, ये सभी जानकारी है जिन्हें पकड़ा जा सकता है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने केवल इतना कहा कि उसे काटा गया था, उसने काट लिया और कुछ भी नहीं बताया, अन्यथा इसलिए दांत के निशान संभवतः खाने की इच्छा को दबाने के लिए स्वयं द्वारा काटे गए थे। शायद वह वही है जिसने कल रात उस महिला के मांस का एक टुकड़ा काट लिया था। जहां तक काटने की बात है तो इसका एक और कारण था। भारी मेकअप वाली महिला को जाहिर तौर पर इस पर विश्वास नहीं हुआ। अगर वह खाएगा तो वह बदल जाएगा। उसे आज रात कार में हम में से एक से अधिक होना चाहिए, सु वो ने ठंडे स्वर में कहा। उसने उत्परिवर्तन के मामले में मेरी जान बचाई। मुझे उस बूढ़े व्यक्ति के चरित्र पर विश्वास है, प्रोफेसर हान ने कहा। भारी मेकअप वाली महिला ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वह एक नरभक्षी खिलाड़ी है। उसने एक व्यक्ति को बचाया। इस बार वांग जियाहुई ने बात की। चाहे कुछ भी हो, लोग मर चुके हैं, इसलिए इन चीजों पर लड़ना बेकार है। जब ये कहा गया कि वे राक्षस इंसान थे और उत्परिवर्तन का कोई खतरा नहीं था, तो मध्यम आयु वर्ग की महिला अचानक साहसी हो गई और उसने अफसोस के साथ कहा, क्यों? यह अफसोस की बात है कि यान की युवा और सुंदर लड़की चली गई है। लीफी को यान जियायु ने मार डाला था। बूढ़ा आदमी एक राक्षस में बदल गया था, लेकिन ये यान बिना कोई आवाज किए गायब हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे एक राक्षस ने मारा था या एक आदमखोर खिलाड़ी ने। ऊपर बाहर के राक्षस मृतकों से अधिक महत्वपूर्ण है, भारी मेकअप वाली महिला ने कहा। भगवान जाने वे दोबारा आएंगे या नहीं। वह घनी तरह से भरा हुआ। उसने अचानक विषय को लियू जिया की ओर मोड़ दिया। क्या राक्षस कम हो गए हैं? मुझे नहीं पता, लियू जिया ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया और आधे रास्ते में तुरंत अपने शब्द बदल दिए। नहीं, वे सभी अपने पेट के बल लेटे थे और हिले नहीं।
भारी मेकअप वाली महिला को मुस्कुराते हुए ये कहने में 2 सेकंड लगे, आपकी क्षमता काफी शक्तिशाली है। आप रात में चीजें देख सकते हैं। लियू जियाक्सन ने इसे ऊंचा और ऊंचा उठाया। कल वह खिड़की के बाहर किसी चीज से डर गई थी। उसने केवल चेंगी को जूहुओं पर हमला करते देखा था। जब उसे होश आया तो अंडाकार चेहरे वाली महिला पहले ही मर चुकी थी। उसके पास केवल भारी मेकअप वाली महिला को अपने से दूर देखने और मुंह के स्पर्श से कुछ लेने का समय था। खून बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसमें बकवास करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने केवल प्रोफेसर हान को ही इसके बारे में बताया। भारी मेकअप वाली महिला को पता था कि उसके पास रात में देखने की क्षमता है और उसने बोलने की कोशिश की। उसने अनुमान लगाया होगा कि उसकी क्षमता समय में सीमित है और वह खुद को बचाने के लिए निश्चित रूप से उस पर हमला करेगी। लियू जिया बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने जूहो को भारी मेकअप वाली महिला के मामले का शांति से वर्णन करने के लिए खुद को मजबूर किया और यह भी उल्लेख किया कि हमले को अलग करने के लिए वांग शियाहुई के चारों ओर एक सुरक्षात्मक फिल्म थी। वास्तव में अभी अभी एक राक्षस ने उसकी बगल में प्रहार किया, लेकिन उछलकर दूर जा गिरा। इस घटना ने जूहो को आश्चर्यचकित कर दिया। चाहे विशेषताएं हो या सहारा, ये सामान्य शारीरिक वृद्धि से कहीं बेहतर है। हालांकि वांग शियाहुई की शारीरिक स्थिति के साथ शुद्ध ताकत के साथ रहना मुश्किल है। ट्रेन में शर्त है कि उसे अपनी इच्छा से अन्य डिब्बों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वांग जियाहुई ने इस नियम का उल्लंघन किया और मुझे नहीं पता कि इसका प्रभाव क्या होगा, लेकिन वह अभी भी अपनी रक्षा कर सकती है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह सजा जीवन धमकी के स्तर तक नहीं पहुंची है। एक कार में कितने नरभक्षी होते हैं? लियू जिया पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। वह अब किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी और यहां तक कि वांग शियाहुई को अंदर आने देने का उसे पछतावा भी था। लोगों की संख्या आधी आधी है। जू वो ने कहा, 6 नरभक्षी खिलाड़ी और 6 सामान्य खिलाड़ी। तो फिर हमारे यहाँ कितने नरभक्षी हैं? अधेड़ उम्र की महिला बोली। 2 और होने चाहिए, यान जियायू ने कहा। कल रात जो 2 लोग मरे, साथ ही लीफी और बूढ़ा व्यक्ति सभी नरभक्षी खिलाड़ी हैं। जिस महिला की हत्या की गई वह नरभक्षी खिलाड़ी भी हो सकती है, भारी मेकअप वाली महिला ने कहा। यह कहना कठिन है कि आखिर उसकी हत्या कर दी गई। लियू जिया, क्या तुमने इसे कल देखा था? हैवी मेकअप वाली महिला ने सवाल पूछा। लियू जिया थोड़ी देर के लिए घबरा गया था, लेकिन जू वो का संकेत मिलने के बाद उसने कहा, मैंने इसे नहीं देखा। मैं उस समय डर गया था और श्रीजू और चेन यी फिर से मेरे सामने थे, इसलिए मैंने लिया उनकी देखभाल करें। भारी मेकअप वाली महिला चुप थी। जू वो ने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि वह महिला भी नरभक्षी खिलाड़ी है। जब वह कार में बैठी तो उससे बहुत खून की गंध आ रही थी। लेकिन हमारी गाड़ी में एक और व्यक्ति है, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। मैं नरभक्षी खिलाड़ी नहीं हूँ, वांग जियाहुई ने समझाया। मैं खड़ा नहीं हो सकता या चल नहीं सकता, मैं लोगों को कैसे खा सकता हूँ? अंधेरे में कपड़े के रगड़ने की हल्की सी आवाज आई और कुछ सेकंड के बाद प्रोफेसर हान ने कहा, एक नरभक्षी खिलाड़ी बचा है, ज्यादा चिंता मत करो, हमारे पास 6 लोग हैं। उसने यह बात अपने मुंह में कही, लेकिन प्रोफेसर हान अभी भी चिंतित थे। उन्होंने लियू जिया को राक्षस के बारे में बताने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ खिलाड़ी विषम परिस्थितियों में आंख बंद करके काम करेंगे। तीसरी श्रेणी की सीट ने उदाहरण के तौर पर खुद को उड़ा लिया। मिनमिंगली को पता था कि भारी मेकअप वाली महिला नरभक्षी खिलाड़ी थी और गाड़ी में लाश को भी राक्षस ले गए थे। उसे नहीं पता था कि उसने पहले खाया था या नहीं, और अब वह लियू जिया के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 13 पिटाई। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 13 पिटाई। भोर होने में अभी कुछ समय है। खिड़कियां बंद होनी चाहिए और सामने और पीछे के दरवाजों पर भी पहरा होना चाहिए। कई लोगों की चर्चा करने के बाद भी वे बारी बारी से आते हैं, लेकिन हमारे बीच अभी भी नरभक्षी खिलाड़ी हैं, शायद। लियू जिया फुसफुसाए। अगर खिड़की के बाहर से कुछ अंदर आएगा तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। सू वो ने सांत्वना दी। प्रोफेसर हान ने सोचा कि यह उचित था, वह बस मामले में था, इसलिए उसने भारी मेकअप वाली महिला के साथ खिड़की की रखवाली करने की पेशकश की। हैवी मेकअप वाली महिला को कोई आपत्ति नहीं होती। वांग जियाहुई और मध्यम आयु वर्ग की महिला गोल की रखवाली कर रहे थे। जूहो घायल थे और उन्होंने अस्थायी रूप से ब्रेक लिया। लियू जिया और यान जियायू ने पहले मोर्चा संभाला और 2 घंटे बाद वह शिफ्ट बदलने के लिए आए और यान जियायू से पूछा कि क्या वह छुट्टी लेना चाहता था। यान जियायू ने कहा, मैं पानी ले जाता था और जलाव लकड़ी काटता था और मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा है। लियू जिया को सामने के दरवाजे पर जाने दो, द्वारपाल थोड़ी देर आराम कर सकता है। गाड़ी में फिर से शांति हो गई। ये जांचने के लिए कि क्या लियू जिया वास्तव में दृष्टि खो चुकी है, भारी मेकअप वाली महिला ने जानबूझकर अपनी सांस रोक ली और अंधेरे में प्रोफेसर हान के पास पहुंची और काटने के लिए अपना मुंह खोला, और वहां सन्नाटा था। 3 मिनट बाद उसने ऐसा किया। प्रोफेसर हान को पता था कि कुछ गड़बड़ है जब उनके हाथ की मेज अचानक गिर गई, लेकिन उन्होंने मेज को अपने हाथ से गिराने की हिम्मत नहीं की और चिल्लाए, लियू जिया सावधान रहो। भारी मेकअप वाली महिला ने यह शब्द सुनते ही व्यंग्य किया। निश्चित रूप से एक छोटी लड़की जानती थी कि झूठ सिर्फ उसे स्थिर करने के लिए था। मुझे डर है कि भोर में वह सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन जाएंगी। लोगों को मरना ही होगा। पहले लियू जिया को मारो, फिर प्रोफेसर हान को। उसे पहले लियू जिया की स्थिति याद थी और उसके हाथ उठाने से परेशानी से राहत मिल सकती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो उसका स्वागत करेगा वह लियू जिया की नरम गर्दन नहीं, बल्कि एक मोटी धातु की मेज थी। बूम! भारी मेकअप वाली महिला के चेहरे पर लगा ये वार। भारी मेकअप वाली महिला को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी आंखें घूरने लगी, उसका सिर घूमने लगा, वह लड़खड़ाते हुए कुछ मीटर पीछे जा गिरी। इससे पहले कि वह खड़ी हो पाती, उसे लगा कि हवा दाहिनी ओर से आ रही है। उसने घबराकर अपना सिर ढक लिया उसके हाथों से। वह एक स्थिर पत्थर की दीवार की तरह थी। साधारण मेज ने उसके कंधे की हड्डियों को हिंसक रूप से तोड़ दिया था। वह दर्द से चिल्लाए और फिर उसकी पीठ पर फिर से वार किया गया, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा और वह चिल्लाए, नरभक्षी मुझ पर हमला कर रहे हैं। लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। धमाके की आवाज बिल्कुल भी बंद नहीं हुई और भारी मेकअप वाली महिला को लगा कि उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई हैं। तुम कौन हो? जू हो। वह दूसरे पक्ष की गतिविधियों की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी और दूसरे पक्ष की स्थिति की बिल्कुल भी पहचान नहीं कर सकती थी।
यह मैं हूँ। यान जियायू की आवाज अचानक उसके पीछे सुनाई दी। भारी मेकअप वाली महिला सदमे में घूम गई, लेकिन धातु की मेज पहले ही उसकी दिव्य टोपी से टकरा चुकी थी और इस बार उसने अपनी गर्दन की हड्डियों के लड़खड़ाने की आवाज सुनी। केवल भारी वस्तुओं के जमीन पर गिरने की आवाज सुनने के बाद यान जियायू ने कुछ सेकंड बाद घोषणा की, अमिताभ, यह महिला परोपकारी अपने कर्म को खत्म करने के लिए तारांकन 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 में गई है। पिटाई और हड्डी चटकने की जबड़े भेद देने वाली आवाज अभी भी कानों के पर्दों पर गूंज रही थी और कोने में बैठी अधेड़ उम्र की महिला ने कांपते हुए पूछा, तुमने उसे क्यों मारा? वो एक नरभक्षी खिलाड़ी है। यान जियायू ने कहा। जू वो ने कहा कि वह आखिरी नरभक्षी खिलाड़ी है और वह सिर्फ लियू जिया को मारना चाहती थी। सो है, अधेड़ उम्र की महिला ने उत्साह से कहा, मिस्टर जू वास्तव में सक्षम है। अब सब ठीक है, हम बाकी दिन आराम से बिता सकते हैं। सू वो ने अंधेरे में उसकी ओर हल्के से कहा, हाँ। जब लगभग 8 बजने वाले थे तो ट्रेन कुछ देर के लिए कांपने लगी, जैसे उसने अपना माल उतार दिया हो और ट्रेन सुचारू रूप से चल रही हो। बोर हो गई है। डिंग डोंग, नाव पर स्वागत है। प्रसारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ और कार में बैठे सभी लोगों ने राहत की सांस ली। 2 दिन और 2 रातों के बाद ट्रेन बेहद सुनसान थी और आगे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इधर उधर देखने और किसी को न देखने के बाद प्रोफेसर हान और अन्य लोग बैठ गए और आराम करने लगे। पूरी रात माहौल तनावपूर्ण था और जूहो भी थोड़ा थका हुआ था। उसने अपनी बाहें मली, भारी मेकअप वाली महिला के शरीर को कोने में खींच लिया और फिर तीसरी श्रेणी की सीट की ओर देखा। तारांकन 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 दरवाजा विकृत और मुड़ा हुआ था और उभरी हुई खरोचों ने पूरे दरवाजे को ढक दिया था, जो लगभग धातु को छेद रही थी। इस प्रकार की शक्ति ने मानवीय अनुभूति को पार कर लिया। मुड़े हुए अंतराल के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि तीसरी श्रेणी के डिब्बे के सभी शीशे टूट गए हैं। ट्रेन के पिछले हिस्से में केवल लोहे का एक टुकड़ा बचा है, जो सूखे खून और मलबे से ढका हुआ है, जो ट्रेन के चलने पर चरमरा रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तीसरी श्रेणी की सीट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसने सोचा कि तीसरी श्रेणी की सीट पर अभी भी 6 लोग बचे हैं और वे तीसरे दिन तक जीवित रह सकते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो आदमखोर खिलाड़ी खाने में असफल रहे उन्हें दूसरी रात में बदलाव मिलेगा। इससे गाड़ी का पतन हो जाता है। हालांकि कल प्रकट हुए राक्षसों ने मनुष्यों की शारीरिक विशेषताओं को बनाए रखा, लेकिन उनके रूप मनुष्यों की श्रेणी से पूरी तरह से विचलित हो गए हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है और उनका उद्देश्य सिर्फ खाना है। वे रात में दिखाई देते हैं और रोशनी से जागने के बाद उनके पास चलने के लिए एक निश्चित समय होता है। कुछ हद तक नीरस। ये चीजें नरभक्षी खिलाड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यद्यपि वे तरकीन हैं, वे भारी मेकअप वाली महिला द्वारा कही गई बात के अनुरूप भी हैं, जितने अधिक नरभक्षी उतनी ही मजबूत क्षमता। लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सारे राक्षस नरभक्षी खिलाड़ी हो जो खाने में असफल रहे हो? विकासवादी कब तक प्रकट हुआ? वांग जियाहुई उसके पास आई। जूहो ने उसकी ओर देखा। मत देखो। वांग जियाहुई की आंखें लाल थीं, अगर वह कल आए तो शायद। जूहो की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। मूर्ख मत बनो, वह अंदर नहीं आ सकता। महिला की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे उसने कहा, आप अंदर आ सकती हैं क्योंकि आप विकलांग हैं। एक अतिरिक्त खिलाड़ी का मतलब अतिरिक्त जोखिम है। भले ही जूहो अन्य खिलाड़ियों को रोक सकता है, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई अज्ञात जोखिम नहीं डालेगा। लेकिन वांग जियाहुई की शारीरिक स्थिति स्पष्ट रूप से इस जोखिम को कम कर देती है, इसलिए अन्य खिलाड़ी दृढ़ता से आपत्ति नहीं करते हैं। वांग जियाहुई थोड़ा अस्वीकार्य लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैंने ट्रेन के नियमों का उल्लंघन किया है और विशिष्ट समय 1/3 कम कर दिया गया है। अगर मैं टर्मिनल तक दूसरी श्रेणी की सीट पर रहती हूं तो खेल स्थायी रूप से इसमें कटौती करेगा। तीसरा 1 टाइम। बोलने के बाद उसने व्हीलचेयर को धक्का दिया और चली गई। जूहो ने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले यही उनका लक्ष्य था। दुनिया में बहुत सारे शुद्ध और अच्छे लोग हैं। मेरी जेब में एक सुसाइड नोट है। दूसरी तरफ यान जियायू ने उल्टी हुई मेज और कुर्सियों को खींचा और बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया कोट पाया। संभवतः पत्र स्वयं वितरित न हो पाने के लिए उस पर पता छोड़ दिया गया था। राजधानी में मेरी दादी का घर है, मैं इसे वहां भेज दूंगा, वांग शियाहुई ने कहा। लियू जिया ने हे यान का छोटा बैकपैक उठाया, मैं इसे उपहार के रूप में दूंगी। एक छात्र जिसने खुद को बचाया और एक छात्र जिसने मुश्किल से खुद को गिना। प्रोफेसर हान की आंखें लाल थीं और उसकी सांसें भारी थीं। जूहो, जिसने भारी मेकअप वाली महिला के कपड़ों और जूतों को खंगाला लेकिन कुछ नहीं मिला, उसने अचानक ऊपर देखा और घूर कर कहा, आपकी चोट संक्रमित हो सकती है। विकासवादी की पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। प्रोफेसर हान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और जब उन्होंने अपना कॉलर खोला तो उन्होंने पाया कि उनके कंधे पर मांस का टुकड़ा पकौड़ी की भराई में लगभग काट दिया गया था। रंग बैंगनी और काला हो गया था और घाव टपक रहा था। गहरे भूरे रंग का मवाद। वह भी राक्षस नहीं बनेगा। अधेड़ उम्र की महिला चिल्लाते हुए पीछे हट गई। इसी तरह ज़ोंबी फिल्में चलती हैं और अगर उसे काट लिया गया तो वह ज़ोंबी में बदल जाएगा। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 14 सॉसेज। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 14 सॉसेज। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? लियू जिया ने गुस्से में कहा, प्रोफेसर अभी घायल हुए हैं। मैं जो कह रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है। अधेड़ उम्र की महिला ने प्रशंसनीय ढंग से कहा, हमारी कार में कोई नरभक्षी नहीं है और हम आखिरी रात सुरक्षित रूप से बिता सकते हैं। यदि वह राक्षस बन जाता है तो क्या वह हम सभी को मार नहीं डालेगा? तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? जूहो ने उससे पूछा। अधेड़ उम्र की महिला का गला भर आया और उसने झिझकते हुए कहा, या उसे बाहर निकालो। ये रात में बाहर मानवभक्षी राक्षसों से भरा होता है। लोगों को बाहर निकालना प्रोफेसर की हत्या करना है। लियू जिया गुस्से में चिल्लाया, प्रोफेसर हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर यह प्रोफेसर के लिए नहीं होता तो आप तीसरी श्रेणी की सीट की तरह खुद ही लाइट चालू कर सकते थे। मौत के लिए भेज दिया गया। पहली रात को यह कहना ठीक है कि बूढ़ा आदमी कल अचानक बदल गया और वह स्थिति को जाने बिना जल्दबाजी में लाइट जला सकता है। इससे पहले कि तीसरी श्रेणी की सीट उड़ती जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगी।
अधेड़ रूम की महिला ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी मेरे बारे में बात करने की हिम्मत है? जब तुमने लोगों को नरभक्षी होते देखा है तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? क्या तुम दिखाने के लिए अन्य लोगों के मरने का इंतजार करना चाहते हो कि आप सबसे अधिक योग्य हैं? लियू जिया इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों के घेरे लाल हो गए थे। वांग जियाहुई ने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन बातचीत में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी चिल्ला रहा था, वैसे भी मैं इस खतरनाक व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। जू हुओ ने अचानक कहा, फिर दूसरे डिब्बे में जाओ। अधेड़ रूम की महिला आश्चर्य से उसके शांत चेहरे को देखती रही और थोड़ी देर के लिए उसने अपशब्द बोलना बंद कर दिया। जू हुओ का पिछला प्रदर्शन काम आया। प्रोफेसर हान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तीसरी श्रेणी की सीट पर जाऊंगा। ट्रांजिशन कार का अभी भी उपयोग किया जा सकता है। भले ही आप रात में दरवाजा बंद कर दें, मैं इसे नहीं खोल सकता। पहले घाव का इलाज करो। सू हुओ ने अपने घाव पर सड़े हुए मांस को चाकू से कुरेदा, मवाद और खून को निचोड़ा और साफ खून बहने के बाद रुका। कार से उतरने के बाद पहले अस्पताल जाओ। घाव के संक्रमण के बारे में चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर हान ने उन्हें धन्यवाद दिया लेकिन फिर भी वे बाहर जाना चाहते थे। लेकिन तीसरी श्रेणी की सीट का दरवाजा टूट गया है। अगर वे राक्षस अंदर आ गए तो क्या होगा? लियू जिया असहमत होने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं प्रोफेसर हान को देख सकता हूँ, यान जियायू ने सुझाव दिया। तुम ठीक हो। सू हुओ ने उसकी ओर देखा। प्रोफेसर हान की स्थिति नरभक्षी खिलाड़ी से भिन्न है, इसलिए कोई नहीं जानता कि क्या होगा। कोई बात नहीं। यान जियायू ने मेज थपथपाए, उसे पिछले दरवाजे पर दबाओ और वह कभी बाहर नहीं आएगा। उसकी लड़ने की शक्ति सभी के लिए स्पष्ट है। जू हुओ देख सकता है कि ये दहलीज पर उसके आधे पैर से अलग है। यान जियायू के पास कुंग फू में एक अच्छी नींव है और अजीब शक्ति के बोनस के साथ यहाँ प्रत्येक खिलाड़ी को एक के रूप में गिना जाता है, उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं। कोई बात नहीं। बीमा मिलने के बाद जू हुओ ने इस मामले का जिक्र करना बंद कर दिया, उठकर सामने के दरवाजे पर देखने के लिए चली गई। प्रथम श्रेणी की सीट की खिड़की बंद थी और दरवाजे के नीचे दो हल्के तारांकन पैरों के निशान थे। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर था। अभी धन्यवाद, प्रोफेसर हान आए। इसके अलावा लियू जिया को बचाने के लिए धन्यवाद। उसने कहा कि आपने यान जियायू को उसके बजाय सामने के दरवाजे पर जाने के लिए कहा था। ये यान जियायू था जिसने योगदान दिया और मैं मदद नहीं कर सका। सू हुओ ने विनम्रता से कहा। प्रोफेसर हान ने फिर भी बार बार धन्यवाद दिया और भावुक होकर कहा, मैंने कुछ विकासवादियों को भी देखा है और वे अंततः अमानवीय हो गए। लेकिन मैं अभी भी मानव प्रकृति की प्रतिभा में विश्वास करता हूँ। यदि यह इतना पुराना नहीं होता यार, मैं मर गया होता। वह निराश है, लेकिन बुरे आदमी ने एक बात साबित कर दी, वही ये कि जिन खिलाड़ियों ने लोगों को खाया है उनके लिए कभी पीछे मुड़ना संभव नहीं है और न खाने का परिणाम मानवता की हानि के साथ राक्षस बनना है। सू हुओ ने गाड़ी में बैठे अन्य लोगों की ओर देखा। आप अद्भुत हैं, यदि आप न होते तो मैं कल मर गया होता। लियू जिया यान जियायू को धन्यवाद दे रहे थे। यान जियायू ने अपने बाल खुजाते हुए कहा, मैं एक मंदिर में पला बड़ा हूँ, पानी लाना और लकड़ी काटना आम बात है, इसलिए मेरे पास बहुत ताकत है। दोनों लड़कियों ने ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव दिखाए। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि इस बार छुट्टी मिलने के बाद हम सामान्य स्थिति में लौट आएंगे? लियू जिया ने फिर कहा, अगर मुझे फिर से भूख लगे तो इसे कुछ समय तक बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद हो सकता है कि एक दिन आप नरभक्षी खिलाड़ी बन जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वांग जियाहुई ने अपना सिर हिलाया। क्या ट्रेन के प्रसारण में यह नहीं कहा गया कि यह यात्रा कार्यक्रम खिलाड़ियों को वर्गीकृत करने के लिए है? हम नरभक्षी खिलाड़ी नहीं हैं और हमने ट्रेन में चढ़ने के बाद कभी लोगों को नहीं खाया है, इसलिए हम नरभक्षी खिलाड़ियों से अलग हैं। जियो अपनी ही तरह का खाना। एक बार जब मैं लोगों को खाऊंगा तो हमेशा के लिए लोगों को खाऊंगा। अगर मैं होता तो मरना बेहतर होता। लियू जिया ने कहा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास यहाँ खाने के लिए कुछ है। वह अधेड़ उम्र की महिला जो कोने में रह रही थी अचानक मुस्कुराती हुई वहां आई और अपने एप्रन के नीचे से पारदर्शी रूप से लिपटे कुछ सॉसेज निकाले। अभी अभी झगड़ा हुआ था, तीनों लड़कियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अधेड़ उम्र की महिला ने परिचित रूप से लियू जिया का हाथ पकड़ लिया। छोटी लड़की अभी भी गुस्से में है, जब मैंने अभी कुछ गलत कहा तो इसे दिल पर मत लेना। प्रोफेसर हान और जू मिस्टर घायल हैं और हमें अभी भी रात देखने की जरूरत है। उसने जो कहा वह समझ में आया। लियू जिया और वांग जियाहुई ने एक एक लिया। पहले ने पलटकर कहा, प्रोफेसर मिस्टर जू, क्या आप इसे चाहते हैं? मोटा और लोचेदार मांस सॉसेज आकर्षक रंग के साथ वैक्यूम प्लास्टिक पैकेजिंग में लपेटा गया है। सू हुओ आगे बढ़े और अधेड़ उम्र की महिला की घबराई हुई नजर के तहत उन्होंने एक को अपनी नाक के नीचे लिया और उसे सूंघा, फिर उसकी ओर देखा। छोटी लड़की ने बस कुछ अप्रिय शब्द कहे, दूसरों को नुकसान पहुंचाया। क्या यह आवश्यक है? बाकी लोग रुक गए। प्रोफेसर हान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे और उन्होंने तुरंत 3 छोटी लड़कियों को वापस खींच लिया। आपका क्या मतलब है? अधेड़ उम्र की महिला ठिठक गई। जू हुओ ने अपना हाथ छोड़ा, अपना पैर उठाया और जमीन पर गिरे मांस सॉसेज को कुचल दिया। प्लास्टिक की थैली की सीवन से निचोड़े गए मांस का रंग असामान्य लाल था और धीरे धीरे एक बदबूदार गंध फैल गई। ये किस प्रकार का मांस है? लियू जिया ने भयभीत होकर अधेड़ उम्र की महिला को देखा। कैसा मांस? बेशक ये सुअर का मांस है। 30 पाउंड प्रति पाउंड। ये ठीक है अगर आप इसे नहीं खाना चाहते हैं और आप चीजों को बर्बाद करते हैं। आजकल युवा लोग। आप आखिरी आदमखोर खिलाड़ी हैं। सू हुओ ने अधेड़ उम्र की महिला की बातचीत में बाधा डाली। कैसे आदमखोर खिलाड़ी? क्या आपने कल नहीं कहा था कि केवल 6 आदमखोर खिलाड़ी हैं? अधेड़ उम्र की महिला की मुस्कुराहट थोड़ी टेढ़ी हो गई। बिना किसी कारण के आप मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? मैंने अन्य लोगों पर हमला नहीं किया। आपने दूसरों पर हमला नहीं किया, लेकिन आपने खा लिया। सू हुओ ने इस समय पहले ही अपनी कुर्सी उठा ली थी और अधेड़ उम्र की महिला ने डर दिखाया और प्रोफेसर हान और अन्य लोगों से चिल्लाए, थोड़ी देर में 6, थोड़ी देर में 7। मैंने देखा कि वह आदमखोर है खिलाड़ी, तुम मूर्ख हो, उससे मूर्ख मत बनो। उसने खाया। लियू जिया का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने इसे परसों रात को देखा था, लेकिन मुझे लगा कि उसने स्नैक्स खा लिया है। ओह, यहाँ मत आओ। प्रोफेसर हान ने अधेड़ उम्र की महिला को पास आने से रोका और सख्ती से कहा, अगर तुम दोबारा यहाँ आओगी तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा।
अधेड़ उम्र की महिला ने मुंह सिकोड़ लिया और अचानक अपने एप्रन के नीचे से एक फल चाकू निकाला, उसे लहराया और जू हो पर वार किया। तुमने मुझे मजबूर किया। वह धीमी नहीं थी, हालांकि जू हो तुरंत दूर चला गया, फिर भी उसकी कमर के किनारे पर खून का धब्बा था। अधेड़ उम्र की महिला को सामने के दरवाजे की ओर भागते देख वह एक तरफ हट गया। अप्रत्याशित रूप से अधेड़ उम्र की महिला आधे रास्ते में लियू जिया की ओर मुड़ गई और उसे पीछे खींचने का दृढ़ निश्चय किया। मरना। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 15 लड़ाई। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 15 लड़ाई। ध्यान से। वांग जियाहुई ने उसे लियू जिया के ठीक बगल में धकेल दिया और फिसलती हुई व्हीलचेयर उससे टकरा गई। जैसे ही उसने अधेड़ उम्र की महिला को छुआ, प्रकाश की एक पारभासी किरण उसके चारों ओर उभरी और प्रतिद्वंद्वी का चाकू स्प्रिंग पर कटा हुआ प्रतीत हुआ। न केवल वह इसे भेदने में असफल रहा, बल्कि प्रचंड पलटवार बल ने लोगों और चाकुओं को एक साथ मार गिराया। अधेड़ उम्र की महिला भयभीत और क्रोधित होकर खिड़की के शीशे से टकराए, लेकिन उलझने की हिम्मत नहीं की। उठकर सामने के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक काली छाया गुलेल की तरह उसके सामने आ गई और हथेली ने तेजी से उसके चेहरे को उसकी गर्दन से पोंछ दिया। उत्तीर्ण। चमकीला लाल तरल पदार्थ फूट पड़ा। आदमी ने अधेड़ उम्र की महिला को गाड़ी में वापस धकेल दिया और वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। यह एक लंबा आदमी है। उसने गंदे हाथों से अपना मुंह पोंछा, लेकिन उसकी नजर गाड़ी में बैठे दूसरे लोगों पर टिकी थी। उसके सबसे करीब जू हो था, लेकिन उसकी नजरें भटकने के बाद वह आदमी उसके ऊपर से कूद गया और यान जियायु पर जा गिरा जो 2 मीटर दूर था। 2 दिनों तक कार में रहने के बाद सभी खिलाड़ियों के पास बुनियादी आपातकालीन कौशल थे, इसलिए जब मध्यम आयु वर्ग की महिला की मौत हो गई तो लियू जिया और तीनों पीछे हट गए। वांग जियाहुई की विशेषताएं लंबे समय तक नहीं रहेंगी। लियू जिया और प्रोफेसर हान लड़ने में सक्षम नहीं है और प्रोफेसर हान घायल हो गए हैं। केवल जू हो और यान जियायु ही बचे हैं जो लड़ सकते हैं। यान जियायु, जिसे निशाना बनाया जा रहा था, ने जू हो पर नजर डाली, खिड़की के छेद की ओर थोड़ा पीछे हट गया और नीचे की मेज को लात मारकर गिरा दिया। प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठे आदमखोर खिलाड़ी ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी निगाहें वापस उसके चेहरे पर घुमाई और बिना देर किए गोली मार दी। हालांकि उस आदमी ने अपना बायां हाथ घायल कर लिया और उसे प्रथम श्रेणी की सीट से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन दूसरी श्रेणी की सीट अक्षम है। भले ही वह घायल हो गया हो, फिर भी वह एक छोटी लड़की से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसके पास है उसके दाहिने हाथ में एक ब्लेड है और उसे उसी तरह खाना बनाना है। ड्रॉप यान जियायु। यान जियायु खिड़की के पास खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह पीछे हटने में असमर्थ थी, लेकिन वह बहुत शांत थी। उसने अपना दाहिना पैर पीछे की ओर घुमाया, अपना वजन तेजी से बदला और प्रतिद्वंद्वी के हमले को सटीक रूप से चकमा दिया। ऊपर की ओर बढ़ते समय उसकी नसों वाली मुट्ठी उस आदमी की छाती में धंस गई। पीना। मुझे नहीं पता कि यह मुक्का कितना शक्तिशाली था, लेकिन क्लिक क्लिक की 3 हड्डियां चटकने वाली आवाजें आई। आदमी ने खून बहाया, अपने शरीर को झुकाया और बार बार पीछे हट गया और उसकी टुड्डी पर ऊपर से वार किया गया। यान जियायु का घुटना, और जब वह जमीन पर गिरा तो उसका सिर एक जीवित व्यक्ति के लिए असंभव कोण पर पीछे की ओर मुड़ गया और उसने एक पल के लिए अपनी सांसें खो दी। यान जियायु ने अपने बाल खुजलाए और सांस छोड़ी, अमिताभ का जाप किया और लाश को किनारे करने वाला था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह झुका, आदमी की कठोर आंखें अचानक घूम गईं, किसी डरावनी फिल्म के भूत की तरफ हट गईं और उसके गले की ओर लक्ष्य करने लगी। काटना। जू हो यान जियायु के ठीक पीछे था, उसे खींचकर दूर ले गया और साथ ही पुरुष खिलाड़ी पर चाकू से वार कर दिया। एक चरमराहट सुनकर आदमी ने ब्लेड को अपने मुंह में लपेट लिया और अपने दांतों से ब्लेड को काट लिया। अपने हाथ में खींचने वाले बल को महसूस करते हुए जू हो ने अपने दूसरे हाथ से चाकू पकड़कर कलाई पकड़ ली और उसे क्षैतिज रूप से धकेल दिया। आदमी का गाल काटते समय उसने अपनी कोहनी घुमाई और उसकी कनपटी पर जोर से प्रहार किया। यहाँ तक कि एक ताकतवर आदमखोर खिलाड़ी के लिए भी मंदिर बेहद संवेदनशील जगह है। हालांकि उस आदमी ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया, फिर भी पिटाई से उसकी आंखें सफेद हो गईं। यान जियायु ने एक किक का फायदा उठाया और वह आदमी उड़कर शीशे की खिड़की में जा घुसा। दबे स्वर में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अभी तक मरा नहीं है। लियू जिया ने उस आदमी की कांपती उंगलियों की ओर इशारा किया और प्रोफेसर हान ने दौड़कर मेज और कुर्सियां पकड़ ली और घबराहट में उन्हें तब तक पीटा जब तक वह आदमी बेहोश नहीं हो गया और फिर ध्यान से उसे उठाकर बाहर कर दिया। इसे खिड़की से बाहर खो दिया। चट्टान के नीचे आदमी की आकृति गायब देखकर प्रोफेसर हान ने राहत की सांस ली। प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठे आदमखोर खिलाड़ी बहुत शक्तिशाली हैं। वह अभी भी उस तरह से मृत होने का नाटक कर सकता है। यदि जू हो ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो यान जियायु की मृत्यु हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी महान हैं, जू हो ने कहा। खिलाड़ियों के बीच ताकत का कोई स्पष्ट स्तर नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हम सभी शुरुआती हैं। द्वितीय श्रेणी की सीट पर भारी मेकअप वाली महिलाएं ही अधिक मजबूत होती हैं। अन्य खिलाड़ी शारीरिक फिटनेस और अनुभव के मामले में अच्छे नहीं हैं, अन्यथा उन्हें इतनी आसानी से नहीं हटाया जाएगा। यदि उसे प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठे आधे सामान्य खिलाड़ियों को पहली रात में ही मर जाना चाहिए। तीसरी श्रेणी की सीट स्वयं विनाशकारी है, अन्यथा उस स्तर की लड़ाई से कुछ खिलाड़ी निश्चित रूप से बच जाएंगे। यदि ऐसे खिलाड़ी हैं जो राक्षसों में बदल जाते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि धातु का दरवाजा इसका विरोध कर सकता है या नहीं। जहां तक अधेड़ उम्र की महिला का सवाल है, वह भाग्य से बाहर है। यान जियायु थोड़ा डरा हुआ था। मैं बाद में सामने का दरवाजा बंद कर दूंगा। लियू जिया ने अधेड़ उम्र की महिला के शव को देखा और हैरान होकर कहा, क्या वहां केवल 6 लोग नहीं हैं? एक और क्यों है? मैं देख रहा हूं, परसों रात जो महिला मारी गई वह नरभक्षी खिलाड़ी नहीं थी। ये वह नहीं है, ये चेन ही होना चाहिए। सू वो अधेड़ उम्र की महिला की चीजों की जांच करने के लिए नीचे बैठ गया और वहां एक पारिवारिक तस्वीर थी जिस पर 2 बूढ़े लोगों और एक अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे खरोचे हुए थे और अधेड़ उम्र का आदमी बना हुआ था। महिलाएं और एक जवान लड़की। उसके चेहरे को तारांकन 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 एप्रन से ढांकते हुए वह पीछे मुड़ा और संक्षेप में बताया कि चेनी के साथ क्या हुआ था। यदि वह सिर्फ भोजन के लिए है तो लियू जिया पहली पसंद होनी चाहिए। दोनों करीब हैं और एक वयस्क पुरुष की तुलना में एक महिला कॉलेज छात्रा को वश में करना आसान है। शायद ये सफेद पैसे के लिए है या संभावित गेम पुरस्कारों के लिए है, इसलिए उसने शुरुआत करने के लिए जू हो को चुना।
बेशक ये भी संभव है कि वह दोनों खाना चाहता हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उन नरभक्षी खिलाड़ियों के लिए लागत प्रभावी नहीं है जिन्हें खाने की तीव्र इच्छा होती है, और आप बस में भूखे रहे या न चढ़े, इससे बहुत फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी में बैठे अन्य लोग चुप थे, उन्हें इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब वे गाड़ी में चढ़े तो वे पहले से ही भूखे थे और गाड़ी अन्य लोगों की गंध से भरी हुई थी। हमला करने की इच्छा को दबाना बहुत मुश्किल था। अन्य लोगों का निरीक्षण करने के लिए अपनी ऊर्जा अलग रखें। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बस में भूखे चढ़े हैं, यान जियायू ने अचानक कहा। लियू जिया के तीनों, जो भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव वाले थे, ने उन्हें सदमे में देखा। उनकी आंखें दोनों के बीच घूम रही थी। सु वो ने धीरे से सिगरेट जलाए, बिना किसी हिचकिचाहट के सांस छोड़ी, मेज में खड़ा हुआ और शांति से कहा, आपने इसका अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यान जियायू ने पैचवर्क कपड़ों की छोटी जेब में से सभी सूखे फल निकाले। चलो खाने के लिए अखरोट तोड़े। बाकी समय बहुत शांतिपूर्ण था। थोड़ी मात्रा में भोजन और पानी के साथ साथ नाश्ते के बदले में मिले एकमात्र सफेद धन से अधिक खाने की इच्छा पूरी तरह से दूर हो गई। दोपहर के भोजन के बाद कई लोग बारी बारी से सोने लगे। जब लाइटें बंद होने वाली थीं, तो प्रोफेसर हान ने जानबूझकर एक टेबल को पिछले दरवाजे पर ले जाया। उसकी हालत सुबह की तुलना में बहुत बेहतर थी, लेकिन वह नहीं बता सकता था कि रात में क्या होगा, इसलिए वह अभी भी चर्चा के अनुसार आया था और यान जियायू ने उसकी रखवाली की। इस प्रकार शेष 3 लोगों को क्रमशः बाईं और दाईं खिड़कियों और सामने के दरवाजे के छेद की रखवाली करनी होती है। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 16 आगमन। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 16 आगमन। मुझे लगता है कि मेरे लिए बाहर जाना बेहतर है, प्रोफेसर हान ने कहा। पर्याप्त जनशक्ति नहीं है और मुझे देखने के लिए किसी को नियुक्त करना होगा। अगर एक व्यक्ति अधिक है या एक कम है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जू वो ने कहा, यदि उन राक्षसों की गतिविधि के लिए एकमात्र शर्त प्रकाश है तो एक व्यक्ति उनका बचाव कर सकता है, यदि नहीं तो कुछ और लोग बेकार हैं। प्रोफेसर हान अभी भी चिंतित थे कि वह उत्परिवर्तन कर लेगी, इसलिए वांग जियाओहुई ने साहस जुटाया और कहा, मुझे प्रोफेसर हान की रक्षा करने दीजिए। अभी आपने मेरी विशेषताएं भी देखी। हालांकि मेरी गतिशीलता सीमित है, मैं एक कोने को रोक सकता हूं। अगर प्रोफेसर हान को कुछ होता है तो भी आपके पास प्रतिक्रिया करने का समय होगा। ट्रांजिशन कार सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रोफेसर हान को उत्परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और उन्हें इस कारण से बाहर जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सु वो को कोई आपत्ति नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ा हो गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद ट्रेन के चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। लगभग 1 घंटे तक ऐसी परिस्थितियों में चलने के बाद ट्रेन अचानक कांपने लगी और इस बार यह पिछली 2 रातों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक समय तक और अधिक हिंसक रूप से चली। खिड़की के बाहर वजन बढ़ता हुआ महसूस करते हुए जू वो भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन तूफान गुजरने से पहले पीछे से तेज आवाज आई, जैसे कि गाड़ी पर कोई भारी चीज गिर गई हो, और पूरी ट्रेन हिल गई। उसे एक पल के लिए घसीटा गया और उसी समय मेज पर वजन ज्वार की तरह घट गया। बोर्ड पर क्या है? गाड़ी में सभी ने एक साथ अपनी सांसें कस ली। उनका ध्यान पीछे मुड़ी हुई धातु की कठोर ध्वनि पर केंद्रित था। संक्रमणकालीन गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। पूरी तीसरी श्रेणी की गाड़ी का पिछला हिस्सा थोड़ा डूब गया और फिर कुछ टकराया। पीछे का दरवाजा चरम चरम की आवाज के साथ दरवाजे की दरार से हवा अंदर आई, लेकिन यह एक पल में अवरुद्ध हो गई। डिब्बे में हवा थोड़ी देर के लिए स्थिर होने के बाद मछली की तरह गर्म हवा चली। पीछे से धीरे धीरे गंध आ रही थी। लियू जिया ने अपनी उंगलियों के बीच से एक कमजोर चीख निकाली। इसी हलचल के कारण पीछे के दरवाजे पर लटकी हुई भारी वस्तु तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी और दीवार के साथ छत पर चढ़ गई। कांच पर एक तेज खरोंच लगी और फिर पानी टपकने की आवाज के साथ कांच टूट गया। ऊपर से कार में तेज हवा आ रही थी और कार में कुछ हिल रहा था। आगे और पीछे के दरवाजे पारदर्शी नहीं है, इसलिए भले ही पिछले दरवाजे पर खरोंच और विकृति थी, लियू जिया को स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि ट्रेन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक जानवर के पंजे के निशान थे जो सामान्य जानवरों की तुलना में बहुत बड़ा था और अंदर आ रही बदबूदार हवा ने उसे सहज रूप से भयभीत कर दिया। उसने अवचेतन रूप से अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन चीज अभी भी कमजोर आवाज से आकर्षित थी और जब उसने कांच टूटने की आवाज सुनी तो वह असमंजस की स्थिति में थी और अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी जीभ उसकी ओर घूम रही है। लियू जिया का लीवर और पित्ताशय फट गया है। एक हाथ ने पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी चीख भी बंद कर दी। कांच का एक टुकड़ा गाड़ी से बाहर निकला और ट्रेन के किनारे की पत्थर की दीवार से टकराया, जिससे लियू जिया का चेहरा लगभग टकरा गया और उसकी जीभ अचानक दूर हो गई। इसके बाद पत्थर के टूटने की आवाज आई, लेकिन उसे दूर फेंक दिया गया। एक पल में तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन दूर। जू वो ने चुप रहने का इशारा करते हुए लियू जिया के कंधे को हल्के से दबाया। लियू जिया ने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया और बेताबी से सिर हिलाया, भले ही वह इसे देख सके या नहीं। जू वो उससे दूर हट गया और अभी अपनी स्थिति में लौटा ही था कि ट्रेन के सामने अचानक तेज रोशनी आ गई। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था। इस स्याही जैसे अंधेरे में ये स्पॉटलाइट की तुलना में अधिक आकर्षक था। एक पल में ट्रेन, जो अपनी स्थिरता प्राप्त कर चुकी थी, फिर से अशांत हो गई और बाहरी आवरण हजारों सैनिकों और घोड़ों के साथ दहाड़ता हुआ प्रतीत हुआ। विशाल काली छाया ने फिर से ट्रेन को पकड़ लिया और दूसरी श्रेणी की गाड़ी के ऊपर से गुजर गई। हल्की चीखें और मदद की गुहार गर्जनाओं और चीर-फाड़ वाली आवाजों से ढकी हुई थी और पूरी ट्रेन एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे हिल रही थी जैसे कि वह टूटने वाली हो। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह शांत हो गया और भयानक सन्नाटे में सरपट दौड़ता रहा। डिंग डोंग। उन सभी तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को बधाई जिन्होंने ट्रेन कालकोठरी का पहला परीक्षण पूरा कर लिया है और डायमेंशनल रिफ्ट के आधिकारिक खिलाड़ी बन गए हैं। स्टाफ की गलती के कारण ट्रेन को डी लेवल की घटना का सामना करना पड़ा। हमारे खेद व्यक्त करने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को प्राप्त होगा निःशुल्क टिकट। कृपया इसकी जांच करें। ये ट्रेन नंबर 301 10 सेकंड में स्टेशन पहुंच जाएगी। कृपया ट्रेन से उतरने की तैयारी करें। उल्टी गिनती शुरू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अल्पविराम। जब दृष्टि का क्षेत्र फिर से रोशन हुआ तो जू वो ने खुद को शुद्ध सफेद स्थान में अकेला पाया। ट्रेन और अन्य लोग गायब हो गए। आतिशबाजी का विशेष प्रभाव उसके चारों ओर फैल गया और उसका निजी पैनल सामने की तरफ खुल गया।
खिलाड़ी पासर बी ए को बधाई। इस यात्रा के दौरान आपने किसी भी खिलाड़ी को नहीं खाया। आपने एक नरभक्षी खिलाड़ी और एक साधारण खिलाड़ी को मार डाला और एक आधिकारिक अश्वेत खिलाड़ी बन गए। नोट: पहली ट्रायल ट्रेन में कॉपी फंक्शन नहीं है, इसलिए आपको मारे गए खिलाड़ियों के प्रॉप्स नहीं मिल सकते। ड्राइविंग अवधि के दौरान आपके प्रदर्शन को सी लेवल उत्कृष्ट के रूप में मूल्यांकन किया गया था, जो इस बार 301 ट्रेन में जीवित खिलाड़ियों के बीच उच्चतम व्यापक सूचकांक है। आपको नई सुविधा इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव प्रॉप्स, सुपर रनिंग शूज और कॉपी सी लेवल मूल्यांकन आगजनी करने वालों के लिए उपकरण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। इसमें 2000 सफेद नोट, 8 दवाएं और शेफ से एक अतिरिक्त उपहार बैग मिलेगा। योगक सिंह। निम्नलिखित डेटा अपडेट कर दिया गया है। खिलाड़ी का उपनाम पासर बी ए। खिलाड़ी का प्रकार काला खिलाड़ी। व्यवसाय राहगीर। टिप्पणी: एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा सड़क पर रहता है, उसके नायक बनने की संभावना 10,000 में से केवल एक होती है। खिलाड़ी स्तर ई नंबर 556,688। विकास दर 7%। संपत्ति 2000 सफेद नोट। टिप्पणी: जो खिलाड़ी पैसा कमा सकते हैं और खर्च कर सकते हैं, उनके लिए खेल में कोई पुरस्कार कैसे नहीं हो सकता। मुख्य विशेषताएं: एक पैर जो थकते नहीं है, 2 एक अंदरूनी सूत्र का दृष्टिकोण। टिप्पणी: एक नई सुविधा विकसित करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। एक राहगीर जो हमेशा अनजाने में जानकारी पकड़ लेता है, उसे एक जोड़ी चौकस आंखों की जरूरत होती है। प्रॉप्स: एक सुपर रनिंग जूते। टिप्पणी: गति पर्याप्त नहीं है, चलने वाले जूते एक साथ आते हैं, 10 मिनट तक काम करते हैं, पूरे दिन के लिए चार्ज करते हैं। एडी पर डबल क्लिक करें, आप गति को 30% तक बढ़ा सकते हैं। 2 आगजनी करने वाले के उपकरण। नोट: सिगरेट जलाने के अलावा आप लोगों को सिगरेट भी जला सकते हैं, लाइटर चालू कर सकते हैं और लक्षित व्यक्ति को जलाओ कह सकते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति के कपड़े अनायास ही जल सकते हैं। स्ट्रीकिंग के शौकीनों को बाहर रखा गया है। फार्मास्यूटिकल्स P0 इवोल्यूशन एजेंट की 13 बोतलें। नोट: इवोल्यूशन एजेंट के निम्नतम स्तर के रूप में ये केवल खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस को धीरे धीरे विकसित कर सकता है। 10% से कम इवोल्यूशन दर वाले खिलाड़ियों को प्रति माह कम से कम एक बोतल लेने की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी गेम को पास करके इवोल्यूशन एजेंट प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित स्थान पर एक इवोल्यूशन एजेंट छिपा हो सकता है। ओह, और इसका एक P1 संस्करण भी है। 2 ई ग्रेड सेल्फ हीलिंग एजेंट की 2 बोतलें। टिप्पणी: उत्पाद से बाहर केवल दर्द से राहत के लिए। 3 ई ग्रेड क्लीनर की 2 बोतलें। टिप्पणी: निशान हटाने के लिए उच्च दक्षता वाला उत्पाद, टिकाऊ, सबसे आम गेम इनाम। खेल की कठिनाई को बढ़ाने के लिए ये नरभक्षी खिलाड़ियों को उपहार के रूप में मुफ्त में भी दिया जाता है। बिना गरिमा के 4 डी ग्रेड हेयर ग्रोथ एजेंट की 1 बोतल। नोट: आप केवल एक स्वाइप के साथ चिकने बाल पा सकते हैं जिनका आप सपना देखते हैं। इसे विकसित करने वाले मध्यम आयु वर्ग के प्रोफेसर इसे हर उस खिलाड़ी को देने के इच्छुक हैं जिनके गंजेपन का खतरा है। ध्यान दें कि शून्य से बाल उगाना अधिक कठिन है। उच्च, इसलिए ये केवल 1 सप्ताह के लिए प्रभावी है। उपहार पैकेज: एक योगक सिंह रेस्तरां सदस्यता कार्ड, 10% छूट कूपन। नोट: शेफ की ओर से एक उपहार, जो कोई भी भोजन का सम्मान करता है वह सम्मान का पात्र है। टिकट: क्लाउन सिटी स्टेशन, हॉट स्प्रिंग माउंटेन सिटी स्टेशन, गार्डन कैसल स्टेशन। नोट: केवल एक तरफ का टिकट। वापसी टिकट प्राप्त करने के लिए आपको कॉपी साफ करनी होगी। अनुस्मारक: खिलाड़ियों को हर महीने ट्रेन लेने के लिए टिकट रखना होगा। यदि वे समय सीमा के बाद खेल में प्रवेश करने में विफल रहते हैं, तो खिलाड़ी को समय सीमा से 3 घंटे पहले जबरन स्टेशन पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। अगले गेम के लिए उल्टी गिनती 12 दिन। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 17 धोखाधड़ी वाला टिकट। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन: अध्याय 17 टिकट धोखाधड़ी। जानकारी की एक श्रृंखला को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया और उसके पास एक आधिकारिक खिलाड़ी संख्या, 1 और सुविधा, 2 प्रॉप्स, 4 औषधि, 1 उपहार बैग, 3 टिकट और अन्य 2000 बोनस थे। कॉलर खोलकर देखा तो उसके कंधों के पीछे नंबरों की एक माला थी, जो कुरियगल के नंबरों से मिलती जुलती थी, लेकिन नंबरों का रंग अलग था। प्रारंभिक समीक्षा के बाद प्रत्येक आधिकारिक खिलाड़ी के पास ऐसी संख्या होनी चाहिए। नरभक्षी खिलाड़ी लाल है और हत्यारा काला है। ये सामान्य टैटू की तरह नहीं है, इसे नष्ट किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है, ये निर्धारित किया जाना है। वह सबसे पहले प्रॉप्स को देखता है। सुपर रनिंग शूज दिखने में सामान्य जूतों से कोई अंतर नहीं है और ये पैरों में पहनने के लिए बहुत हल्के होते हैं। उनकी मूल गति सामान्य लोगों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। इस आधार पर 30% की गति वृद्धि काफी प्रभावशाली है। पुराने जूतों को आइटम बार में नहीं रखा जा सकता, उन्हें वहीं फेंक दिया जाता है। आगजनी करने वालों का उपकरण एक ठोस रंग का पीतल का लाइटर है। ये हुआई द्वारा दी गई चीज की तरह विशेष नहीं दिखता है, लेकिन परिचय से यह एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। इसमें दूर से हमला करने की क्षमता है, लेकिन यह अधिक सुविधाजनक है। जब तक किसी ने कपड़े नहीं पहने हो, यह निश्चित रूप से एक हथियार है जो हर शॉट पर वार कर सकता है। निस्संदेह यदि ऐसे अन्य सहारा हैं जिनका उपयोग बचाव के लिए किया जा सकता है, तो यह दूसरी बात है। लाइटर को अपनी जेब में रखकर जू हुओ विशेषताओं को देखने लगा। मुखबिर का परिप्रेक्ष्य दृष्टि का विकास है। इसे चुनने के बाद आंखें एक आवर्धक कांच की तरह होती हैं और कुछ छोटे विवरणों को बड़ा किया जाता है जो नाम के योग्य है। ये एक पैर जो थकते नहीं के समान है। दरअसल ये शरीर का विकास है, लेकिन पेचीदा नजरिए से यह पेशे से जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि खेल में करियर का चुनाव निरर्थक नहीं है। खिलाड़ी जो विशेषताएं विकसित कर सकते हैं वे कमोबेश पेशे से जुड़ी होती हैं। गेम कॉपी में पेशेवर चरित्र की पूर्णता की डिग्री जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक विशेषताएं विकसित की जा सकती हैं। हालांकि लंबे समय में सामान्य खिलाड़ियों में निश्चित रूप से नरभक्षी खिलाड़ियों की तुलना में अधिक विकास क्षमता होती है, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए नरभक्षी खिलाड़ी जो भोजन खाकर शक्ति हासिल कर सकते हैं, उनके पास अधिक फायदे हैं, खासकर उनकी जीवन शक्ति। कुरियर लड़की की मजबूत आत्मा उपचार शक्ति और जिस तरह से प्रथम श्रेणी की सीट पर खिलाड़ी ने मृत होने का नाटक किया, ये सभी मजबूत जीवन शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। वह भी घायल हो गया, उसकी हथेली पर घाव अभी भी दर्द कर रहा है, ठीक विकास के पहले की तरह। इस अंतर को खत्म करने के लिए सू वो ने अपना ध्यान विकासवादी एजेंट की ओर लगाया, एक बोतल ली और उसे नीचे डाल दिया। इसका स्वाद अच्छा है, स्ट्रॉबेरी जैसा स्वाद।
आधे मिनट तक इंतजार करने के बाद मुझे शारीरिक रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन विकास दर बढ़कर 9% हो गई। लगातार 2 बोतलें सूखने पर विकास दर बढ़कर 10% हो गई और एक अतिरिक्त नोट था। 10% विकास पूरा करने के लिए खिलाड़ी पासरबीए को बधाई। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें कि विकास स्तर 10% से अधिक होने के बाद P0 औषधि की प्रभावशीलता कम और कम हो जाएगी। कृपया एक पोषण ढूंढने का प्रयास करें, हो सकता है कि यह गेम में छिपा हो। उसने अपनी उंगलियां भींच ली, हवा में मुक्का मारा और हवा में छेद करने की स्पष्ट ध्वनि निकाली। 2 मिनट पहले उसकी ताकत और गति दोनों ही उससे बेजोड़ थी। हालांकि यदि दवा की प्रभावशीलता विकास के साथ कमजोर हो जाएगी तो भविष्य में दवा का प्रभाव और अधिक सीमित हो जाएगा। P0 और P1 के अलावा भविष्य में P2 और P3 भी हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक फिटनेस बिना किसी सीमा के नहीं बढ़ेगी। तो मुख्य बात सुविधाओं का विकास है। सू वो ने अपनी ठुड्डी पर उगे हुए ठूंठ को छुआ और 3 टिकट निकाले। खेल का टिकट वास्तविक जीवन में कागज का टिकट नहीं है, बल्कि एक आयताकार कांच का ब्लॉक है जो 3 अंगुल चौड़ा और आधा अंगुल मोटा है। ये कुछ पारदर्शी मोबाइल फोन जैसा दिखता है। सामने की तरफ स्टेशन का नाम और पीछे की तरफ ट्रेन का समय अंकित है। वास्तविक समय अंकित है और इसे स्लाइडिंग द्वारा चुना जा सकता है। और अगली प्रति के लिए निकटतम ट्रेन 30 मिनट बाद है। खिलाड़ी ट्रेन संख्या 134 का चयन करता है, जो 29 मिनट में प्रस्थान करेगी। खिलाड़ी को प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। क्या आप टेलीपोर्ट करना चाहते हैं? सू वो ने हाँ चुनने में जल्दबाजी नहीं की और एक एक करके औषधि आजमाने लगा। स्व उपचार एजेंट उचित रूप से व्याख्या करता है कि एक अप्रचलित उत्पाद कैसा दिखना चाहिए। घाव पर इस्तेमाल करने पर यह केवल दर्द को कम करता है, जो मूल रूप से नगण्य है। क्लींजिंग एजेंट का उपयोग करना आसान है। इसे कपड़ों पर पोंछें और सूखा खून तुरंत गायब हो जाएगा। खरोंच वाली जगह को छोड़कर ऐसा लगता है जैसे उसे साफ कर दिया गया हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ट्रेन में नरभक्षी खिलाड़ी का कोई निशान नहीं है। सामान्य खिलाड़ियों के पास ट्रेन में चढ़ते समय 1 या 2 विशेषता या प्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन पहली ट्रायल ट्रेन में यह कोई फायदा नहीं है। इसके विपरीत नरभक्षी खिलाड़ियों में अद्भुत शारीरिक शक्ति होती है और ऐसे प्रॉप्स होते हैं जो लाशों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि खेल सामान्य खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्ताना। उसने लापरवाही से अपने सिर पर कुछ बाल उगाने वाला एजेंट लगाया और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर इंतजार करने के बाद उसने हाँ पर क्लिक किया। कुछ सेकंड बाद वह कांच से बने एक स्टेशन पर खड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि यह एक स्टेशन है, लेकिन सभी तरफ विंडशील्ड खिड़कियों और केंद्र में निलंबित प्रोजेक्शन स्क्रीन को छोड़कर यहाँ कुछ भी नहीं है जो अन्य स्टेशनों पर होना चाहिए। नीले आकाश और सफेद बादलों से बने 2 दर्पणों के बीच कोई अंत नहीं है। वास्तविकता का एहसास पूरी तरह से खो गया है। स्टेशन पर 5 अन्य एजेंट भी थे, जिनमें से 2 सूट पहने हुए पुरुष थे जो उसके प्रकट होते ही उसे घूर रहे थे। हम स्टेशन पर स्टेशन अटेंडेंट हैं, हम आपका टिकट चेक करना चाहते हैं। लंबा और पतला व्यक्ति पास आया और बोला। सू वो ने उन दोनों पर नजर डाली, धीरे से लाइटर निकाला, अपने लिए सिगरेट जलाए और धुआं बाहर निकाला। लंबे और पतले आदमी ने सोचा कि वह आज्ञाकारी रूप से टिकट निकाल लेगा, लेकिन जू हो ने नहीं सोचा था कि वह उसे बिल्कुल भी गंभीरता से लेगा और उसे आमने सामने उकसाने की हिम्मत की और तुरंत उसका चेहरा खींच लिया। स्टेशन अटेंडेंट के निरीक्षण को अस्वीकार करें, क्या आप निर्वासित होना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। सू वो के हाथ में मौजूद लाइटर पीतल के ढक्कन के खुलने और बंद होने की ध्वनि के साथ टिमटिमा रहा था। उसने कहा, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है, क्या आपके पास कोई है? क्या आप इसे उधार ले सकते हैं? दोनों ने एक दूसरे को देखा और लंबे और पतले ने कहा, अपना टिकट निकालो, बस में चढ़ने से पहले तुम्हें इसे जांचना होगा। यहाँ सभी खिलाड़ियों ने इसे जांच लिया है। सू वो ने अन्य 3 खिलाड़ियों की ओर देखा जो चुपचाप इस तरफ देख रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। तुम्हारे पास टिकट कैसे नहीं हो सकता? एक अन्य छोटे कद के व्यक्ति ने गुस्से में कहा, जब आप आए थे तो फ्लोटिंग स्क्रीन पर ट्रेन का नंबर था। सू वो ने लंबे समय से देखा था कि फ्लोटिंग स्क्रीन पर केवल एक ट्रेन नंबर था और सिर हिलाया। यह पता चला है कि ट्रेन नंबर केवल तभी प्रदर्शित किया जाएगा जब टिकट वाला खिलाड़ी आएगा। इसलिए आपके पास कोई टिकट नहीं है। यह है सचमुच दयनीय। अगर आपको 10 मिनट से अधिक समय के बाद भी टिकट नहीं मिल सका तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। आप न तो बस में चढ़ सकते हैं और न ही बाहर जा सकते हैं। हो सकता है कि आप स्टेशन में भूखे मर जाएं। नरभक्षी खिलाड़ी हो सकता है कुछ दिनों तक टिकने में सक्षम हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, टिकट वाले खिलाड़ियों के अगले बैच की प्रतीक्षा करें। लेकिन खेल यह नहीं कहता है कि बिना टिकट वाले खिलाड़ी हर समय स्टेशन में रह सकते हैं। हो सकता है कि समय आने पर आपको कचरे की तरह साफ कर दिया जाएगा। हो सकता है किसी दुर्गम स्थान पर फेंक दिया जाए या सीधे ह्यूमनॉइड राशन में बदल दिया जाए। राक्षस। दुर्भाग्य से इसे एक उच्च जोखिम वाली प्रतिलिपि में भेजा गया था। क्या आप जानते हैं कि क्या होगा? संग्रह मांगो, वोट मांगो। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 18 सिर कटा राक्षस। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 18 सिर काटा हुआ शैतान। क्या हो जाएगा? वे दोनों पूछने से खुद को नहीं रोक सके। उसने जो कहा उस पर उनके दांत किरकिटा रहे थे। पहली ट्रायल ट्रेन में जीवित रहने के लिए कुछ ताकत पर भरोसा करते हैं, कुछ भाग्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब तक वे जीवित रहने वाले खिलाड़ी हैं, कोई भी कालकोठरी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं करता है। कई लोगों के ध्यान में जूवो ने अपनी सिगरेट जलाए और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। स्टेशन अटेंडेंट होने का नाटक करने वाले 2 खिलाड़ियों को एहसास नहीं हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और गुस्से में दौड़ पड़े। मैं तुम्हें जीवित रहने का एक तरीका बचाना चाहता था, लेकिन तुम मौत की तलाश में हो। डिंग। पीतल का लाइटर जलता रहा। जूवो जल्दी से कुछ कदम पीछे चला गया, अपना हाथ उठाया और 2 बार चिल्लाया, जलाओ। लगभग उसी समय जब वह बोल रहा था, दोनों खिलाड़ियों के कपड़ों के कोनों से नीली लपटें निकलने लगी। साधारण कपड़े कागज की तरह आग की लपटों से ढके हुए थे और जिन दोनों ने आखिरी सेकंड में अपना क्रूर रूप दिखाया था, वे तुरंत चिल्लाए और अपने शरीर पर कपड़े फाड़ दिए। अन्य 3 खिलाड़ी जो मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे, इस कदम से डर गए और उन्होंने एकजुट होकर समर्थन किया। उन्होंने गेम प्रॉप्स का इस्तेमाल किया। अपने कपड़े फेंकते हुए लंबा और पतला आदमी जूवो को गुस्से और डर से घूरने लगा।
जब उसने अपने हाथ में लाइटर देखा तो उसकी आंखों में एक लालची रोशनी दिखाई दी और तीनों से कहा, तुम लोग कुछ बेवकूफ हो, मदद करने के लिए जल्दी करो, उसके पास एक से अधिक टिकट होंगे और तुम केवल अगले कालकोठरी में जा सकते हो यदि आप टिकट ले लेंगे, अन्यथा आप यहीं भूखे मरने का इंतजार करेंगे। हालांकि इससे पहले कि 3 खिलाड़ी प्रतिक्रिया कर पाते, हॉल में जलने की आवाज सुनाई दी और खिलाड़ियों के कपड़े एक के बाद एक जलते गए, यहाँ तक कि नकली स्टेशन परिचारकों की जोड़ी भी, जिन्होंने अभी अभी अपनी शर्ट उतारी थी, कोई अपवाद नहीं थे। लोगों का एक समूह जमीन पर लोटपोट हो गया और विलाप करने लगा। जू वो एक तरफ खड़ा था, बिना किसी भावना के तारांकन और आत्मा बचाव को देख रहा था और मोटे तौर पर उन वस्तुओं का पता लगाया जो आगजनी करने वाले का उपकरण प्रज्वलित कर सकता है, लौ का आकार और जलने की गति। जिन कपड़ों को जलाया जा सकता है वे व्यक्ति पर पहने हुए कपड़ों तक ही सीमित है और जिन्हें अकेले जमीन पर फेंक दिया जाता है उन्हें नहीं जलाया जा सकता। लौ जलने की तीव्रता सामान्य आग के समान ही होती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे बुझाया न जा सके या धातु को पिघलाया न जा सके। आग लगने के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। एक तो ये कि लाइटर और लक्ष्य के बीच कोई बाधा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो एक सीधी रेखा में चलना और लाइटर को अपनी पीठ के पीछे रखना जरूरी है, ये भी काम नहीं करता। बेशक विकासवादी ने सुनने की क्षमता बढ़ा दी है और नियंत्रणीय दूरी बहुत बड़ी है। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए उसने अपने फोन पर समय देखा और स्टेशन हॉल से गायब हो गया। तारांकन। ट्रेन घने कोहरे वाले जंगल में चल रही थी और बाहर की रोशनी नंगी आंखों से कम दिखाई दे रही थी। जू वो ने अपने मोबाइल फोन पर फिर से समय की तुलना की और पाया कि ट्रेन द्वारा लगातार 3 बार दृश्य बदलने के बाद समय रेखा पूरी तरह से बाधित हो गई थी। अंधेरा था, लेकिन वास्तव में वह केवल 2 घंटे ही कार में बैठा था। खेल और बाहरी दुनिया के बीच कोई निश्चित समय का अंतर नहीं है। बस फोन नीचे रखें, गेम स्क्रीन अचानक पॉप अप हो गई। खिलाड़ी पासर भी इन्हें हॉट स्प्रिंग पर्वत क्षेत्र में प्रवेश किया है और डिफॉल्ट रूप से इस स्तरीय कालकोठरी बिहेडेड डेविल में भाग लेता है। कृपया ध्यान दें कि इस प्रतीक का स्तर निम्न है और खिलाड़ी गैर गेम आइटम नहीं ले जा सकते हैं। पृष्ठभूमि परिचय। हॉट स्प्रिंग विला, जो अपने प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है, एक समय खिलाड़ियों और गैर खिलाड़ियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय था। हालांकि पिछले 3 वर्षों में यहां फुर्सत के लिए आए कुछ मेहमानों ने बेवजह अपना सिर खो दिया, लेकिन घटनास्थल पर अपराधियों का कोई निशान नहीं बचा। कई निजी जांचकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद हॉट स्प्रिंग विला के मालिक को इस विचित्र मौत को सुझाने के लिए एक उच्च इनाम की पेशकश करनी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक कोई परिणाम नहीं मिला है। आज तक हॉट स्प्रिंग विला जासूसों, पत्रकारों और डरावनी कहानी प्रेमियों के लिए एक सभा स्थल बन गया है। आज रात 12 बजे से पहले मेहमानों का एक और समूह विला में पहुंचेगा। कालकोठरी कार्य, हमारे सिर की रक्षा करें। टिप्पणी, अपने सिर पर नजर रखें, नहीं तो वह खुद ही भाग जाएगा। कॉपी करने का समय 5 दिन। कृपया कालकोठरी मिशन को पूरा करने के लिए खेल समय 12 बजे से पहले हॉट स्प्रिंग विला में जांच करें। यदि आप सीमा शुल्क चुकाने में विफल रहते हैं तो आपको वापसी टिकट नहीं मिल पाएगा। उल्टी गिनती दर्ज करें। 10, 9, 8, 7। उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद जू वो घने कोहरे से ढके रास्ते पर खड़ा था। घना जंगल घने कोहरे में डूबा हुआ है और यह मूल रूप से 5 मीटर की दूरी पर अदृश्य है। मन स्ट्रीट लैंप के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है जिस पर लिखा है हॉट स्प्रिंग माउंटेन स्टेशन और 500 मीटर तक सीधे हॉट स्प्रिंग विला जाएं। वह कुछ कदम किनारे चला गया और उसकी दृष्टि का क्षेत्र सामान्य घने कोहरे की तरह विस्तारित नहीं हुआ। घने कोहरे ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया और उसे काले रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि कालकोठरी को छोड़कर अन्य स्थान खिलाड़ियों के लिए अनलॉक नहीं है। यदि वे सीमा शुल्क चुकाने में विफल रहते हैं और कोई अतिरिक्त टिकट नहीं है तो उनके यहाँ फंसने की संभावना है। सौंदर्य। 1 मिनट रुको। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक किसी ने उसे पीछे से रोक दिया। सू वो अपनी कमर पर एक हाथ रखकर घूमा और उसने चश्मा पहने एक पतले आदमी को घास से बाहर आते देखा। उसके उठने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे डर गया हो। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। किसने सोचा होगा कि कमर तक लंबे बालों वाला एक आदमी 1.8 मीटर का आदमी बन जाएगा। हेलो, आप भी खिलाड़ी हैं? चश्मे वाले व्यक्ति ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। अभी इतना अंधेरा था कि साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। सू वो ने उसके सिर के पीछे के बालों को छुआ। उसने पहले ही रास्ते में एक ठूंठ काट लिया था और वह वापस उग गया। वैसे भी यह 1 हफ्ते में अपने आप गिर जाएगा और उसे ज्यादा परवाह नहीं है। हॉट स्प्रिंग विला जा रहे हैं। उसने एक सिगरेट आगे बढ़ा दी। चश्मे वाले ने झट से कहा, हाँ, बड़े भाई का क्या नाम है? हम साथ क्यों नहीं चलते? सू वो ने सिर हिलाया और उन दोनों ने एक के बाद एक निश्चित दूरी रखी और विला की ओर चले गए। सड़क पर चश्मे वाले व्यक्ति ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। उसका नाम युआन याओ है। वह एक प्रोग्रामर है। वह संयोग से पहले परीक्षण में बच गया और समय सीमा के आखिरी दिन उसे कार में बैठना पड़ा। वह सुबह यहां पहुंचा और सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपा हुआ है। उनके सामने से अब तक 8 खिलाड़ी गुजर चुके हैं। ये देखकर कि समय निकट आ रहा है, उसने अनुमान लगाया कि जू वो आखिरी व्यक्ति होगा, इसलिए वह उसके साथ शामिल होने के लिए जल्दी से निकल पड़ा। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद जू वो ने सोच समझकर पूछा, क्या प्रत्येक खिलाड़ी अलग अलग समय पर आता है? युआन याओ ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, भाई जू, चिंता मत करो, मैं गेम वगैरह खेलने में अच्छा हूँ। 12 बजे की अधिसूचना निश्चित रूप से इस समय के बाद तक कालकोठरी नहीं खोलेगी। शायद जो लोग गए थे सामने वाला तो शायद दरवाजे में भी प्रवेश न कर पाए। चल दर। बेशक जू वो ने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। यह युआन याओ 3 मीटर दूर छिपा हुआ था, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उन 8 खिलाड़ियों को जो उसके सामने से गुजरे थे। दूसरे पक्ष को देखते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। अरे, ये यहाँ है। युआन याओ ने सामने की ओर इशारा किया। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 19, लटकी हुई लाश। पिछला अगला। सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 19, फांसी पर लटका हुआ शव। सू वो ने आगे देखा और रास्ते के अंत में एक पुराना चीनी शैली का विला खड़ा देखा। बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। प्रकाश का एकमात्र स्रोत प्रवेश द्वार पर एक पत्थर के शेर के मुंह में फंसी एक सफेद लालटेन थी।
कमजोर रोशनी ने केवल गेट के सामने के कुछ स्तरों को ही रोशन किया। बस वहां खड़े कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त है। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक लंबा विदेशी लड़का दरवाजे के पास खड़ा था। वह हाथ में डेनिम जैकेट लिए एक युवक से बात कर रहा था और एक मांसल व्यक्ति उस युवक के बाईं ओर बैठकर सिगरेट पी रहा था। पत्थर के शेर के पास कुछ कदमों की दूरी पर अच्छे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो एक सफल आदमी की तरह लग रहा था। उनके बाईं और दाईं ओर एक महिला खिलाड़ी है, एक लंबे बाल वाली और दूसरी छोटे बाल वाली। दोनों उसके बहुत करीब हैं, लेकिन संयोग से उनकी नजर एक अधेड़ उम्र के चिकने आदमी पर पड़ती है, जो गंजा है और उसका आधा सिर विपरीत दिशा में घृणा की दृष्टि से दिखता है। अधेड़ उम्र के गंजेपन के पीछे एक पुरुष और एक महिला का हाथ है। आदमी मशहूर ब्रांडों से ढका हुआ है और उसकी अभिव्यक्ति अहंकारी है, जबकि महिला धुएं के रंग का मेकअप पहनती है और अंतरंग दिखती है। उसके पास कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखने वाला एक युवक भी अकेला खड़ा है। कुल 10 लोग। 10 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने युआन याओ और जू हुओ को देखा जो देर से आए थे, तो उनके हाव भाव काफी अमित थे। पृष्ठ पुष्ट व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया, आप सुबह होने तक इंतजार क्यों नहीं करते? आप बहुत डरपोक हैं और दूध खाने के लिए घर जाते हैं। जाओ, कौन सी कॉपी खेल रहे हो? जू हुओ को युआन याओ ने मारा था, जो पीछे की ओर सिकुड़ गया और सिगरेट कांपने लगी। वो मुस्कुराया और सिगरेट थमाते हुए बोला, भाई शांत हो जाओ, इतने बजे गाड़ी आ जाएगी और मुझसे रहा नहीं जाएगा। पृष्ठ पुष्ट व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और सीधे अपना हाथ खोल दिया। उसके बगल वाले चरवाहे ने तटस्थ भाव से कहा, अब हम सभी एक ही नाव में बैठे हैं, शांति को ठेस पहुंचाने की चिंता क्यों करें? ये कहना कठिन है कि यह वही नाव है या नहीं। अधेड़ उम्र के गंजे ने 2 महिला खिलाड़ियों को अजीब भाव से देखा। जब तक तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी के घने कमर तक काले बाल हैं और वह शुद्ध और सुखद दिखती है। उसे अधेड़ उम्र के पुरुषों के द्वेष से बहुत घृणा है, लेकिन उसने सिर्फ भौहें चढ़ा ली और कुछ नहीं कहा। छोटे बालों वाली महिला खिलाड़ी जीवंत और सक्षम दिखती थी और वह अधिक आक्रामक भी थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, जब मैं किसी महिला को देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग अपने कपड़े उतार दें। आप अपनी माँ को आपके लिए कपड़े क्यों नहीं उतारने देते? ओह, तुम्हारे जैसा बदसूरत और गंजा आदमी, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो मैं काश मैंने तुम्हें कभी जन्म न दिया होता। अधेड़ उम्र का आदमी गंजा था, उसका चेहरा लाल और बैंगनी था और वह किसी को मारने ही वाला था कि तभी वह तेजी से आगे बढ़ा। इस समय सूट वाले आदमी ने एक चाल चली, उसके थप्पड़ को रोकते हुए कहा, बड़े लोगों को महिलाओं की क्या परवाह है? विदेशी व्यक्ति भी उसे खींचने आया और सादे मंदारिन में कहा, वान, एक सज्जन व्यक्ति बनो। यद्यपि मध्यम आयु वर्ग के गंजे व्यक्ति, जिन्हें विदेशी लोग वान कहते हैं, शारीरिक रूप से अच्छे हैं, वे दोनों स्थिर खड़े रहे और हिल नहीं सके। ये देखकर कि बाकी सभी लोग उनके चुटकुले देख रहे थे, वे वापस जू हुओ और युआन याओ की ओर मुड़े। जब वे इसे सहन नहीं कर सके तो उन्होंने चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? जू हुओ मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। इन लोगों को एक दूसरे को जानना चाहिए था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत सुखद नहीं थी। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? अमीर दूसरी पीढ़ी ने अपने धुएं के रंग के श्रृंगार के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और अप्रसन्नता से कहा, बाहर कोहरा भारी और भारी होता जा रहा है, हमें कब तक यहाँ की हवा पीनी पड़ेगी? अमीर दूसरी पीढ़ी अपेक्षाकृत जल्दी आ गई, ये सोचकर कि जल्दी आने से उन्हें बढ़त मिलेगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे सभी लोगों की उपस्थिति के बिना विला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सूट पहने आदमी ने समय देखा, कोहरे से ढकी जगह कालकोटरी की नहीं होनी चाहिए। हर कोई खेल की सामग्री जानता है। विला में सिरकटे राक्षस घूम रहे हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम अंदर हो सकते हैं खतरा। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अंदर जाओ। वह हृष्टपुष्ट आदमी तुरंत दरवाजा बुलाने गया, क्या कोई जीवित है? दरवाजा खोलो। लकड़ी का दरवाजा पटक दिया गया, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। शायद 12 बजे तक दरवाजा नहीं खुलेगा, जू हुओ ने बाद में कहा। हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने अपना चेहरा खींच लिया, मैं इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दरवाजे पर लात मारी, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर उतरता, लकड़ी का दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर लोग 2-3 की संख्या में जोर जोर से हंसने लगे और अमीर दूसरी पीढ़ी ने उनके पीछे पीछे आते हुए खुशी जताई, मैं तुम्हें घड़ी देखने नहीं दूंगा, ठीक 12 बजे हैं। बाकी 11 लोग विला में दाखिल हुए। विला का अंदरूनी हिस्सा बाहर से ज्यादा बेहतर नहीं है। उनके सामने घने हरे पौधों वाला एक बगीचा है। इसके बीच से गुजरने वाली पक्की सड़क को छोड़कर अन्य स्थानों पर भीड़भाड़ होती है और प्रवेश करना कठिन होता है। हालांकि आप रास्ते में कुछ स्ट्रीट लाइटें देख सकते हैं और आगे पंजीकरण बताने वाले संकेत भी हैं। यहाँ पेड़ इतने हरे भरे क्यों हैं? धुंधले मेकअप ने शिकायत की, कोई भी उनकी काट-छांट नहीं करता। यह आश्चर्य की बात नहीं है, शायद यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा है। अमीर दूसरी पीढ़ी ने कहा, किसी को वहां रहना चाहिए। सूट पहने व्यक्ति ने कहा, बजरी वाली सड़क साफ है, गिरी हुई पत्तियों और धूल से मुक्त है। किसी ने इसे नियमित रूप से साफ किया होगा। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आसपास लोग रहते हैं और ऊपर और नीचे जाना असुविधाजनक है। पहाड़, यहाँ रहना अधिक उचित है। भाड़ में जाओ, यह एक एनपीसी है। ये तारांकन 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 बाहर आकर दरवाजा नहीं खोलेगा। हटे कट्टे आदमी ने आस्तीने चढ़ाकर शाप दिया, कहाँ हैं लोग, कहाँ मर गए? गुडुम। पीछे चल रही लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने अपनी लार निगल ली, एक झाड़ी की ओर इशारा किया और रोते हुए स्वर में कहा, देखो, क्या वह कोई व्यक्ति है? हर किसी ने अपना सिर घुमाया। केवल अंधेरे जंगल से बाहर एक असाधारण ऊंचे पेड़ को देखा, जिसकी शाखाओं से 2 काली छायाएं लटक रही थी और उसके नीचे एक भारी वस्तु लटक रही थी। मारा गया, जाओ और देखो। लोगों के एक समूह ने कुछ देर तक जंगल में खोजबीन की, तभी उन्हें दरवाजे की दीवार के बगल में एक संकरा रास्ता मिला जो सीधे ऊंचे पेड़ की दिशा में जाता था। लेकिन जब तक ये गुजरा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह व्यक्ति चुपचाप पेड़ पर लटका रहा। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और लार नीचे टपक रही थी। आउच। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी लंगड़ाते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। बाकी खिलाड़ियों के चेहरे भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस व्यक्ति को विला में होना चाहिए और उसे विला के बारे में कुछ अंदर की जानकारी पता हो सकती है, लेकिन संयोगवश वे आते ही मर गए, जैसे कोई समय देख रहा हो कि उन्हें मार दिया जाए और उन्हें पता चल जाए।
हालांकि मुझे नहीं पता कि हत्यारा कालकोठरी में वर्णित सिर कटा हुआ राक्षस था या नहीं, लेकिन वहां एक ऐसा हत्यारा है जो उन्हें चारों ओर से घूर रहा है। ये वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मुझे लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली होगी। सू वो चारों ओर चला गया और वापस कहा। दरअसल यहाँ की स्थिति एक नज़र में ही साफ हो जाती है। जिस पेड़ पर आदमी ने फांसी लगाई उसके नीचे एक छोटा सा लॉग केबिन है जिसमें केवल एक बिस्तर और कुछ लॉगन उपकरण है। लकड़ी के घर के पीछे कई कब्रें हैं जिनमें से एक नई है और जमीन पर रखे कागज के पैसे सड़े हुए नहीं है। उसने लाश के पैर के पास लगे लकड़ी के ऊंचे ढेर को थपथपाया। यह ऊंचाई एक व्यक्ति के ऊपर चढ़कर इसे लटकाने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि उसे जिंदा ही लटका दिया गया हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने गंजेपन से कहा, वह यहाँ अकेला नहीं है। लेकिन प्रतिलेख के अनुसार क्या कटे हुए राक्षस का सिर नहीं काटा गया है? विदेशी आदमी हैरान था। सूट पहने व्यक्ति ने फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति के शरीर का संक्षेप में निरीक्षण किया और जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, शायद उसने वास्तव में खुद को फांसी लगा ली। वह लंबे समय से बीमार रहा होगा, उसके पूरे शरीर पर फुंसी हो गई होगी। वो आगे बढ़ी और देखने के लिए लाश का कंधा उठाया। पूरी पीठ पर बड़े बड़े हरे दाने थे और कोई मूल त्वचा दिखाई नहीं दे रही थी। युआन याओ आए, भाई जू, क्या तुम्हें कुछ मिला? खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 20, रात की आवाज। पिछला अगला सामग्री तालिका समायोजन। अध्याय 20, रात की ध्वनियां। कुछ नहीं। वो ने अपनी नजर लाश से हटाकर ढेर सारी जलाव लकड़ी और नई धार वाली कुल्हाड़ी पर कर दी और चारों ओर देखने के लिए फिर से खड़ा हो गया। अच्छा ऐसा है। छोटे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने रबर के 2 जोड़े जूते उठाए, एक बड़ा और एक छोटा, जो उसे लकड़ी के घर में मिले थे, और खुशी से कहा, तो यहाँ 2 लोग होने चाहिए, हो सकता है कि वे जोड़े हों। महिला की मृत्यु हो गई। पहला, वह आदमी फिर से गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसे दफनाने के बाद उसने सारी आशा खो दी और आत्महत्या कर ली। मैं जल्दी या बाद में नहीं मरता, लेकिन जब हम दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो मैं मर जाता हूँ। धुएं के रंग का मेकअप पाउट किया हुआ हटे कट्टे आदमी ने लकड़ी के घर के अंदर और बाहर खोजा और कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्हें शव को वापस घर में रखना पड़ा और उसे दफनाने से पहले सुबह होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। समूह मूल सड़क पर लौट आया, जंगल से होते हुए विला की लॉबी तक चला गया। ये प्रांगण पीठ के आकार की संरचना है। मुख्य प्रवेश द्वार लॉबी है और दोनों तरफ के गलियारे अतिथि कक्षों की ओर जाते हैं। पीछे के तीनों ओर 2-2 कमरे हैं। सड़क के बाहर एक रेस्तरां की ओर जाता है और दूसरा गोदाम की ओर जाता है। एक नज़र में यार्ड सभी दिशाओं में फैला हुआ है और इसमें बिल्कुल भी गोपनीयता नहीं है। विला में कोई और नहीं है, लेकिन यह अभी भी साफ है और बिजली की आपूर्ति सामान्य है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह जगह नम है और यह एक शुद्ध लकड़ी का ढांचा है जो सड़ी हुई गंध से भरा हुआ है। 6 कमरे, उनका आवंटन कैसे करें? अमीर दूसरी पीढ़ी ने पूछा। 2 लोगों के लिए एक कमरा बिल्कुल सही है। पृष्ठ व्यक्ति ने अपनी बाहों की मांसपेशियों को थपथपाया, लेकिन मैं अकेले रहने से नहीं डरता। मुझे लगता है कि एक साथ रहना बेहतर है, लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने सुझाव दिया। जब हम एक साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं और हम किसी भी चीज से निपट सकते हैं। क्या आप कुछ भूल गए? अधेड़ उम्र के गंजे ने अचानक कहा, हमारे बीच नरभक्षी हो सकते हैं। कौन नरभक्षियों के साथ एक ही कमरे में रहना चाहता है? नरभक्षी खिलाड़ियों की जांच करना बहुत सरल है, संख्या अद्वितीय है। चरवाहे लड़के को बोलने से पहले एक छोटे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने रोका। वांग वेई, खड़े होकर बात करने में बुरा मत मानना, सफेद खिलाड़ी नुकसान में है। संख्या देखो। मैं अभी भी नहीं जानता कि कौन मरेगा। श्वेत खिलाड़ी जब जूहो स्टेशन पर बिना टिकट वाले खिलाड़ियों को उठा रहे थे तो उन्हें पता चला कि लाल और काले खिलाड़ियों के अलावा सफेद खिलाड़ियों की भी एक श्रेणी थी। जिन खिलाड़ियों ने कभी किसी को खाया या मारा नहीं, उन्हें इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। श्वेत खिलाड़ी वास्तव में अन्य 2 प्रकार के खिलाड़ियों की तुलना में खराब स्थिति में है। काउबॉय वांग वेई ने कंधे उचकाए, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अलग रहना बेहतर है। बेशक हमें अलग रहना होगा। छोटे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी की खिंचाई की, तुम मेरे साथ रहो। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने अपना मुंह खोला और सहमति में सिर हिलाया। चलो सब अलग अलग रहते हैं। सूट पहने व्यक्ति ने सभी को चौंका दिया। खेल में प्रवेश करने के बाद हर कोई अपनी जान बचाएगा। वैसे भी केवल 5 दिन है। खिलाड़ी अलग अलग जगहों से आते हैं और वे एक दूसरे से परिचित नहीं होते या एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। और यह एक जीवित प्रति है जब तक ये 5 दिनों तक जीवित रहती है। भाईजू, क्या मैं आपके साथ एक कमरा साझा कर सकता हूँ? अन्य खिलाड़ियों का उनके साथ शामिल होने का इरादा नहीं था, इसलिए युआन याओ केवल जू हुओ के पीछे ही चल सकता था। हाँ, जू हुओ ने दाईं ओर पहला कमरा चुना और दरवाजे में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी ठुड्डी से सामने की ओर इशारा किया। युआन याओ समझ गया और तुरंत अन्य खिलाड़ियों के पीछे चला गया जैसे कि एक साथी की तलाश कर रहा हो। कुछ देर बाद वह वापस आया तो कई कमरों में सभी सदस्यों को देखा। लंबे बालों वाली सुंदरी को डू लैनलान कहा जाता है और उससे बात करना काफी आसान है। छोटे बालों वाली सुंदरी को जिया गुओ कहा जाता है। वे एक दूसरे के सामने रहते हैं। अमीर दूसरी पीढ़ी का अनुसरण करने वाली महिला एक अंक है। वह औसत दिखती है और उसका नाम असली है या नहीं, लियू युआन युआन। वे हुआंग जुंजी और झांग जियोन के बगल में रहते हैं। हुआंग जुंजी सूट में चाचा है। गंजे आदमी का नाम वान जिकांग है। डू लैनलान और जिया गुओ दोनों पैरों पर यहाँ आए थे। जब वे पहली बार आए तो वान जिकांग विनम्रता दिखाने के लिए दौड़े। जब दूसरों ने उन्हें नजरअंदाज किया तो वह उनसे नफरत करने लगे। वह उस विदेशी हाबिल के साथ रहते थे। हमारे ठीक सामने वाला कमरा। अगले कमरे में वांग वेई रहता था और कॉलेज के छात्र के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वांग वेई उसे अंदर जाने के लिए कह रहा था। सू वो ने सुनने के बाद सिर हिलाया, आपने किन 2 खिलाड़ियों को पहले कभी नहीं देखा है? वांग वेई और हुआंग जुंजी। युआन याओ ने डू लैनलान के सभी सवालों को एक ही सांस में कहा, हुआंग जुंजी बहुत शक्तिशाली है। जब वान जिकांग ने उन्हें परेशान किया तो उन्होंने उनसे मिलते ही अपनी पुरानी पृष्ठभूमि का खुलासा किया। इस गंजे आदमी की अपना चेहरा छिपाने की हिम्मत कैसे हुई? यह एक व्यभिचारी पति था जिसने हवा और बारिश को रोक रखा था और उसके प्रेमी ने उसे पैसे के लिए धोखा दिया था और उसे एक खूबसूरत महिला से प्यार हो गया और वह उससे नफरत करने लगा।
वे एक दूसरे को जानते हैं। मैं इसे नहीं जानता, बात सिर्फ इतनी है कि मैं इसे नहीं जानता। हुआंग जुनजी ने सुरागों से यह अनुमान लगाया। युआन याओ ने ईर्ष्या से कहा, मुझमें इतनी शक्तिशाली विशेषता क्यों नहीं है? सू वो ने पहले ही कमरे की जांच कर ली है, उसने पर्दे बंद कर दिए, जल्दी सो जाओ। युआन याओ अचानक थोड़ा डर गया, उसने पूरे समय अभिव्यक्तिहीन व्यक्ति को ध्यान से देखा। ठीक है भाईजू, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक नरभक्षी खिलाड़ी हूँ? जू वो बिस्तर पर लेट गई। चिंता मत करो, मैं नरभक्षी खिलाड़ी नहीं हूँ। युआन याओ शरारत से मुस्कुराया और दूसरे बिस्तर पर सो गया। कमरे में रोशनी धीमी थी और बाहर आंगन में बहते पानी के गर्म झरने से नियमित रूप से पानी की आवाज आ रही थी। जू वो ने अपनी जेब में रखे फोन को छुआ और अपने दिमाग में एक एक करके खिलाड़ियों की जानकारी छांट ली। उन्होंने सभी पर ध्यान दिया और वे मूल रूप से कपड़ों और कुछ साधारण दैनिक आवश्यकताओं जैसे लाइटर और झुमके, मोबाइल फोन, घड़ियां और हथियारों को छोड़कर खाली हाथ आए थे। गेम में प्रॉप्स की परिभाषा तकनीकी सामग्री से संबंधित प्रतीत होती है, लेकिन वह सीधे स्टेशन से आया और जो मोबाइल फोन और खंजर लेकर आया था वह गायब नहीं हुआ। गेम प्रॉम्प्ट में उल्लेख किया गया है कि कालकोट्री का स्तर कम है और गैर गेम आइटम नहीं ले जाया जा सकता है, और यह कि विला एक बार खिलाड़ियों और गैर खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय था, जिसका वास्तव में मतलब है कि वह स्थान जहां कालकोट्री स्थित है वह पूरी तरह से बंद नहीं है। आप गेम के बाहर से चीजें नहीं ला सकते हैं, लेकिन यदि आप गेम की दुनिया में हैं तो आप इसे उदाहरण में ला सकते हैं, चाहे वह गेम आइटम हो या नहीं। इसी तरह आप इंस्टेंस का स्थान दर्ज कर सकते हैं, भले ही आप इंस्टेंस के खिलाड़ी हो या नहीं। और गेम ने कॉपी में भाग लेने वाले लोगों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की। सू वो ने करवट ली, अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से मिला जो उसके बिस्तर पर चुपचाप आया था। तुम क्या कर रहे हो? युआन याओ लगभग चिल्लाया और डरने के बाद तुरंत स्पष्ट किया, मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मैं सिर्फ आपकी पीठ पर सीरियल नंबर देखना चाहता था। अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए उसने पहले अपने कपड़े ऊपर किए। सचमुच मैं एक सफेद खिलाड़ी हूँ। सू वो उठ बैठा, बिस्तर के पास झुक गया और सिगरेट सुलगा ली। चिंतित युआन याओ को घूरते हुए कहा, जब आप इतने डरे हुए हैं तो आप अभी भी मेरे साथ एक कमरा क्यों साझा करते हैं? यह देखकर कि उसका उसके साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं था, युआन याओ ने आराम से कहा, मैं वास्तव में एक ओटाकू हूं और मैं अपने कंधे या हाथ नहीं उठा सकता। आप शायद मुझ पर विश्वास न करें, लेकिन मैं 15 साल की उम्र में लगभग मारा गया था, पहली ट्रायल ट्रेन में बूढ़ा लड़का। छोटी लड़की को पीट पीट कर मार डाला गया। भाईजू आप अलग हैं, आप शांत हैं और आपके लंबे बाल हैं, पहली नजर में आप एक विशेषज्ञ की तरह दिखते हैं, मैं अपनी जान को गले लगाना चाहता हूँ। सू वो ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और ध्यान से सुना। कून कांगरांग कांगरांग कांगरांग।